राम राम सभी साथियों को। मैं शकुंतला तोमर, सामाजिक दर्पण सोशल मिरर फाउंडेशन पटल सर, आप सबके बीच उपस्थित हूँ और आप सबको सूचित करते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि आज साझा सफर में किरदार और कहानी एक खास संवाद परम आदरणीय आचार्य विजय तिवारी किसले जी के साथ एक साक्षात्कार आप सबके समक्ष लेकर उपस्थित हुई हूँ और आप सबको बारंबार आभार और स्वागत दोनों ही ज्ञापित करती हूँ, क्योंकि अभी से लेके जब तक ये वीडियो आप सब देखेंगे मैं निरंतर आप सबकी आभारी रहूंगी। आज आप कुछ खास इस लाइव से प्राप्त करेंगे, जानकारियां भी और व्यक्तित्व के बारे में भी। तो बस मैं यहीं सभी का स्वागत करते हुए राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, और आप सबको ले चलती हूँ उस महान शख्सियत के पास। दोनों ही महान शख्सियत हैं जिनका साक्षात्कार लेना है और जो साक्षात्कार करता है। मैं उनका कोई परिचय आपके सामने नहीं रखूंगी, आप सीधे ही उनसे जुड़े। जय श्री कृष्ण, स्वागतम स्वागतम। मैं आज के इस कार्यक्रम का संचालक होने के नाते सबसे पहले आज इस विशेष वार्ता में यहाँ उपस्थित आदरणीय आचार्य विजय तिवारी किसले सर का स्वागत करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। आपको सर मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ और साथ ही मैं अभिवादन करना चाहूंगा इस पटल की संस्थापिका आदरणीय शकुंतला तोमर मैडम का। राष्ट्रीय संरक्षक डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह परम आदरणीय हैं और वो जुड़ चुके हैं, उनकी टिप्पणियां यहाँ मैं देख पा रहा हूँ। साथ ही राष्ट्रीय सचिव आदरणीय DS तोमर सर नियमित रूप से उपस्थित रहते हैं पटल पर। मैं आप सबों का अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं और जो लोग इस कार्यक्रम से अभी जुड़ चुके हैं, जुड़ेंगे, उन सबों का अभिवादन करते हुए आज के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूं और बहुत ही संक्षेप में मैं परिचय देना चाहूंगा। हमारे साथ आज के इस बातचीत में हमारे बीच उपस्थित हैं आचार्य विजय तिवारी किसले। आप अत्यंत मधुर स्वभाव के एक साहित्य साधक हैं। मेरा सौभाग्य रहा कि मैं आपके साथ कुछ समय भी बिता चुका हूं। जब आपका आगमन पटना में हुआ था तो आभासी पटल के साथ साथ आपके साथ मुझे जुड़ने का मौका मिला है और आपके स्नेह, आपके प्रेम का मैं लाभ ले चुका हूं। तो आपके स्वभाव से मैं परिचित हूँ, आपके व्यक्तित्व से परिचित हूँ और आपकी रचनाशीलता से भी मैं परिचित हूँ। निश्चित रूप से लोग जानते हैं। एक बहुत ही संक्षिप्त परिचय मैं देना चाहूंगा। आपने MA डिप्लोमा जर्नलिज्म से किया है और जर्नलिज्म में आपकी अच्छी खासी बैठ रही है। जबलपुर दर्पण के सह संपादक होने के साथ साथ आपने कई पुस्तकों की भूमिकाएं, समीक्षाएं लिखी। कई पत्र पत्रिकाओं में आप नियमित रूप से स्तंभ आपका आता रहा, नियमित स्तंभ आपका आता रहा है। आपने वहां अपने मुखर पत्रकारिता का जो परिचय दिया है उससे हम सभी भली प्रकार वाकिफ हैं। आपकी कई पुस्तकें अब तक प्रकाशित हैं जो काफी लोकप्रिय हैं। मैंने आपकी कविताओं को पढ़ा है, आपकी रचनाओं को पढ़ा है और निश्चित रूप से आपकी रचनाओं में पाठकों को बांध लेने की जो क्षमता है और खास तौर पर छंद आदि पर जो आपकी पकड़ है वो बहुत ही आकर्षित करने वाला है। आपकी प्रकाशित पुस्तकों में किसलय के काव्य कुसुम, किसलय मन अनुराग जो आपके दोहा का संग्रह है, किसलय के मन में आया छांदस के काव्य का एक यह अनूठा उदाहरण आपका यह संग्रह प्रस्तुत करता है।
किसलय की आद्याक्षरी कविताएं, ये सब कुछ एकल पुस्तकें आपकी प्रकाशित हैं। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी आपकी ऐसी रचनाएं प्रकाशित है जिसको एक छोटे से किसी कार्यक्रम में उद्धृत करना और चीजों से कहीं ना कहीं वंचित होना होगा, तो मैं उस लोभ का संवरण करूंगा। लघु कथा, व्यंग्य समीक्षा आदि में आप सक्रिय लेखक, आप नियमित रूप से लिखते रहे हैं, पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होते रहे हैं। आलेख और स्तंभ आदि में तो आप 200 से ऊपर आपके आलेख और स्तंभ आदि हैं, जिनका मैंने अभी जिक्र किया। आप नियमित रूप से कई स्तंभकार के रूप में लिखते रहे हैं, सिलसिलेवार आपकी रचनाएं प्रकाशित होती रही है। विशेष रूप से उद्धृत करूंगा कि बुंदेली में भी कविता आप। भाई साहब थोड़ा व्यवधान आ रहा है, उसके लिए क्षमा जी प्रार्थी जी हूँ, क्योंकि नेट अपने हाथ में नहीं है। जी हम चलिए हम हम बात करते हैं। हाँ, अपन वार्ता वार्ता करते हैं हम आपके साथ। हाँ, जी हम आगे की बात करते हैं। जब तक भैया जुड़ते हैं तब तक हम आगे जी की बात करते हैं। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि आपकी साहित्यिक यात्रा जिस नगर से है, यानी जबलपुर। जबलपुर अपने आप में एक विशिष्ट स्थान है। थोड़ा सा हट के हम बात करें तो हम थोड़ा सा जबलपुर के बारे में आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आपकी जो पृष्ठभूमि या कहूँ कि आपकी कार्यस्थली जो रही है वो जबलपुर रही है। तो थोड़ा सा जबलपुर के बारे में हम सबको अवगत करवाएं, ऐसा चाहती हूँ मैं। बिल्कुल, ये अवसर है, जब तक अमित जी नहीं आते हम जबलपुर के बारे में बात करते हैं। वैसे मैं जबलपुर में ही पैदा हुआ हूँ, जबलपुर में ही पढ़ा हुआ हूँ और जबलपुर में ही मेरा पूरा वो जो सेवा, मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल में मैं सर्विस में था, वही मेरा पूरा जीवन। और सेवानिवृत्त भी यहीं से हुआ हूँ और सेवानिवृत्त के बाद आपके सामने भी यही हूँ, इसलिए जबलपुर मेरी रग रग में बसा हुआ है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा जबलपुर अर्थात त्रिपुरी, त्रिपुरी अर्थात चेदी। और चेदी का मतलब होता है शिशुपाल की राजधानी। शिशुपाल इसी नगर के थे, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। तो शिशुपाल को सभी जानते हैं। उसके बाद हम यदि बाद में आते हैं, यहाँ पर कलचुरीज की बात करते हैं। कलचुरीज जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी त्रिपुरी। कलचुरियों में महाप्रतापी राजा जिन्हें हम भारतीय नेपोलियन, इंडियन नेपोलियन भी बोलते हैं, वो थे कर्णदेव। ये करीब 891 में ये सम्राट कहलाते थे, चक्रवर्ती। इन्होंने अपनी एक मुद्रा चलाई हुई थी। इनका कलचुरी संवद इन्हीं ने चलाया था। जब ये चक्रवर्ती हुए थे तो इन्होंने कलचुरी संवद भी चलाया हुआ था। जो कलचुरीज अर्थात हम जिस तरह से जायसवाल या राय बोलते हैं, ये राय कलचुरीज लोग होते हैं। तो ये कलचुरी का काफी बड़ा यहाँ पर उत्खनन कार्य होते हैं। बहुत बड़ा साम्राज्य था यहाँ पर। तो आज भी वहाँ पर भग्नावशेष, खंडहर, त्रिपुर सुंदरी उनकी वहां पर है। और ये है, तो ये तो छोटा सा परिचय है। इसके बाद गोंडवाना आता है। तो गोंडवाना में करीब ये 1260 तक ये चलता है कलचुरियों का। इसके बाद में गोंडवाना करीब 14, 15, 16 जो आता है। तो मदन शाह से लेकर हमारे जिस तरह से उत्तर प्रदेश में महारानी लक्ष्मीबाई की वो जितनी वो प्रसिद्धि है, उसी तरह से हमारे बुंदेलखंड में रानी दुर्गावती 52 गढ़ थे इनके। तो 52 गढ़ों में की रानी दुर्गावती थी। इनके पति के स्वर्गवास के बाद में इन्होंने ही अंग्रेजों से लोहा लिया। अंग्रेजों के साथ कई 51 लड़ाई इन्होंने जीती। 52वीं लड़ाई में भी जैसा कि जयचंदों की कमी नहीं है, इनके कारण निश्चित रूप से उन्हें घेर लिया गया। जबलपुर के पास ही 20 किलोमीटर करीब बारहा है। तो वहां जब वो चारों ओर से घिरने के बाद में उन्होंने बोला मैं जिंदा रहते हुए मुगलों के बस में नहीं आऊंगी, उनको नहीं पकड़ा। उन्होंने कटार से अपना प्राणोत्सर्ग कर दिए थे। और उन्होंने जल प्रबंधन की बात करें, 52 तालाब हमारे यहाँ पर हैं।
वो जो उनके सारे नाम है, और चेरी ताल यानी उनकी दासी रानी ताल यानी वो आधार आधार ताल यानी उनके जो सेनापति थे, इस तरह से संग्राम साय उनके पति थे, इस तरह से बहुत सारे इनके दलपत साय उनके पति थे, संग्राम साय उनके और वो थे सैनिक वगैरह प्रमुख थे। तो इस तरह से ये रानी दुर्गावती का जल प्रबंधन, प्रजा की सेवा के नाम से बहुत ही उनको याद किया जाता है। तो ये तो हुई हमारी रानी दुर्गावती की बात। इसके बाद में वर्तमान में अंग्रेजों के बाद में जो जबलपुर का अभ्युदय हुआ है, तो ये तो काफी लंबी बात है। अभी दिखाई दे गए थे अमित जी, तो हम सोच रहे थे कि बात को आगे बढ़ाएं। तो अमित जी इसके बाद में दूसरा अध्याय लीजिए है, हमारे डॉक्टर अमित जी आ गए हैं, तो जैसा वो निर्देश करते हैं वैसा हम आगे बढ़ते हैं। आइए अमित जी। बहुत क्षमा चाहता हूँ, और पता नहीं कि अचानक से क्यों कई बार मैंने अभी प्रयास किया तब जुड़ सका हूँ। और निश्चित रूप से कल जब मैं जुड़ा था तो इन चीजों पर जो बातचीत हो रही थी, तो आप का एक ये बड़ी खामी एक ये दिख पड़ती है कि अचानक से कोई व्यवधान उत्पन्न हो जाता है, और एक अच्छी चलती हुई प्रक्रिया कहीं न कहीं वह व्यवधान का शिकार होना पड़ता है। खैर, कोई बात नहीं भैया, इसमें भगवान अपना से मैं वश नहीं है, दुआ इसमें अपना वश नहीं है। आप कंटिन्यू करिए, मैं जब भी ऐसा लगेगा कि आप नहीं उपलब्ध है, मैं उपस्थित रहूंगी। हाँ जी। में लेखन में सक्रिय है, अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक, सामाजिक संस्थाओं में आपकी भागीदारी। कहानी मंच जबलपुर के संस्थापक सदस्य के रूप में आपने जो भूमिका निभाई, आगे भी हम उस पर बातचीत करेंगे। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी ये पहल रही कि एक अनूठा इसको मैं मानता हूँ, पर फिर अनेक दृष्टियों से बातचीत हो और उस सभी को लेते हुए समेकित रूप से प्रकाशित करना, पाठकों के समक्ष उपस्थित करना, जो कि उस कहानी के विभिन्न पहलुओं को उजागर करे। आपके द्वारा की गई साहित्य सेवा आपको से सम्मानित किया है, जिसका किया जा सकता है 100 से विभिन्न संस्थाओं में ये मानता हूँ कि आपके लिए अमित जी आपकी आवाज ये रुक जा रही है। अमित जी आपकी आवाज रुक जाती है या फिर आती ही नहीं है, कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा है अमित जी। फिर ये अंतरजाल का प्रॉब्लम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहता है। अंतरजाल का प्रॉब्लम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रहता है, इस पर किसी का वक्त नहीं चलता। वैसे आवाज बहुत कट रही है अमित जी की, और या तो मौसम थोड़ी सर बारिश का थोड़ा आसार दिख रहा है, इन कारणों से हो सकता है। अभी आवाज जा रही है क्या? नहीं, बिल्कुल रुक जाती है आवाज। क्लियर जो आप बोलते हैं वो क्लियर नहीं, रुक 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 के आती है, तो वो सेंटेंस भी समझ में नहीं आ रहा है सर जी। बोले, आप बोले, कुछ समझ में आएगा तो मैं कंटिन्यू कर। नहीं, कटी हुई है, नहीं आ रही अभी आवाज। क्या स्थिति है सर? अभी बस क्या ये स्थिति है? पर आप, हाँ अब सुनाई पड़ा। अभी आवाज ठीक है सर? हाँ आवाज आ रही है, आ रही है आवाज। जी जी, मैं सीधे सीधे सर से जुड़ता हूँ।
और जी। आवाज ठीक है? हाँ, आवाज ठीक है। आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? हाँ सर, बीच-बीच में सुन रहा हूँ मैं। आप बोले ज़रा एक बार कंटिन्यू करें तो मैं बताता हूँ इस बार आपकी रेगुलर आवाज़ आ रही है नहीं। हाँ जी जी, एक बार आप थोड़ा ये देख लें सर, अगर आवाज ठीक से आ रही है तो हम लोग इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। नहीं तो हाँ, मैडम लिख जी, रही हैं कि आवाज आ रही है, उनकी टिप्पणी मुझे यहाँ दिख रही है, तो मैं आगे जी, बढ़ाता हूँ। आदरणीय जी, जी। आचार्य विजय तिवारी किसलर सर का मैं पुनः अभिवादन करते हुए और आपसे मैं जुड़ता हूँ इस बातचीत में। आपसे सब एक प्रश्न के रूप में मैं जुड़ूंगा कि आप अपनी साहित्यिक अभिरुचि के विषय में कुछ बतलाने की कृपा करना चाहेंगे कि किन विधाओं में आप रूप से लिखते हैं और आपकी अभिरुचि किन चीजों में है, किन चीजों में आप लेखन अपने मानते हैं, इस पर आपके मुख से सुन। जी, अमित जी मेरी साहित्यिक अभिरुचि बताते-बताते अ, पीछे चले गए हैं। मैं कंटिन्यू करता हूँ उनकी बात को। बेसिकली बचपन बचपन से ही मुझे साहित्य में अभिरुचि रही है। बचपन से ही मेरे जो घर का माहौल था, वो साहित्यिक माहौल था। मेरे पिताजी एक अच्छे वक्ता, अच्छे साहित्यकार और कुछ धार्मिक पोएट्री वगैरह वो लिखा करते थे। क्योंकि गाँव में ही एक शाला थी, हायर सेकेंडरी स्कूल, शायद जबलपुर की सबसे प्राचीन पाठशाला रही होगी वो। यानी 19वीं सदी, 18वीं सदी की पाठशाला थी वो, तो काफ़ी मैं तो गाँव में ही मैं पढ़ा हूँ मैं। और गाँव का परिवेश ऐसा रहता है, बिल्कुल निश्चल स्वभाव का रहता है। 6-7 किलोमीटर दूर से शहर से टीचर सारे आते थे और पढ़ाते थे बहुत अच्छा। और सभी शिक्षक मैं तो ये बोलूँगा कि मुझे जितना याद है 5वीं क्लास से लेके 11th तक जितने भी मेरे को शिक्षक मिले हैं, वैसे मैं बड़ाई इसलिए भी करना चाहूँगा कि मेरे सामने भी शिक्षिका बैठी हुई हैं, वो भी आदर्श हैं, उनका उनका भी मैं परिचय उनके बारे में भी जानता हूँ, वो कितनी समर्पित रही हैं साहित्य के अपने विद्यार्थियों के प्रति। उन्होंने बहुत काम किया है शाला में और अच्छे से पढ़ाया है, तो मैं जानता हूँ, मैं बड़ाई नहीं कर रहा हूँ मैं। और शिक्षकों को सम्मान, आदर तो देना ही चाहिए, प्रशंसा छोड़िए, एक मन में एक सम्मान रहता है शिक्षकों के प्रति, तो सारे शिक्षक अच्छे थे। और इसी शाले में प्राथमिक शाला की बात करें हम 4th 5वीं की बात करें, तब से ही मेरा साहित्यिक अंकुरण शुरू हो गया था। और मैं ये कहना चाहूँगा कक्षा 8वीं में मैंने एक कविता पुष्प शीर्षक से लिखी थी जो मेरे पहले काव्य संग्रह किसलय के काव्य सुमन इसमें वो समाहित है। तो इस तरह से मेरा ये परिवेश तो था। अब बात आती है कि मेरी विधाएँ क्या है या मैं क्या लिखता हूँ? शुरुआती दौर में पोएट्री से ज़्यादा रुचि थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं शालेय स्तर पर भी और इसके बाद भी हमारे पूरा मामा जी, नाना जी जब जाते थे तो वहाँ पर चंपक है, नंदन है, सरिता है और बहुत सारी पत्रिकाएँ आती थी जिनकी कहानियाँ, जिनके लेख और साथ में जो धार्मिक पुस्तकें हैं, हमारे घर में बहुत सारी पुस्तकें थी। और पिताजी भी अच्छी-अच्छी पुस्तकें लाया करते थे, तो निश्चित रूप से गद्य पद में मुझे कोई अंतर महसूस नहीं हुआ क्योंकि मेरी रुचि गद्य पद दोनों में ही थी। जब मैं कक्षा 8वीं 9वीं में पढ़ा इसके बाद में चूँकि कविता एक ऐसी विधा होती है जिसमें छोटे से 8-10
लाइनों में या 12-20 लाइनों में हम ऐसा कुछ लिख देते हैं, वो 200 लाइनों के बराबर, गद्य के 200 लाइनों के बराबर होती हैं। तो मुझे बहुत आनंद आता था। मेहनत ज़रूर करना पड़ती थी, पहले काफ़ी समय लगता था पोएट्री के लिए, लेकिन आनंद बहुत आता था और आनंद का कारण यही था कि मुझे लगता था मैं भी कविताएँ लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने कहानियाँ भी लिखी हैं, मैंने व्यंग्य भी लिखे हैं, मैंने लघु कथाएँ भी लिखी हैं, मैंने आलेख भी, बहुत सारे आलेख लिखे हैं। इवन 5वीं 6वीं के बाद में विद्यालय में जितने भी कार्यक्रम होते थे, जितने भी कोई पर्व मनाए जाते थे, स्वतंत्रता दिवस हो, तुलसी जयंती हो, 26 जनवरी हो, सारी पर्वों पर मेरे भाषण, मेरे मेरे लेख मेरे रहते थे, जिनमें मेरे को बोलना ही पड़ता था। कभी टीचर्स लोग कभी बोला नहीं करते थे कि आपको इस पर्व पर बोलना है, मैं बोलता ही था, तो इसलिए मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इस बीच ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो चीज़ गद्य में कही जा सकती है, अपनी उद्देश्य पूर्ति की बात करूँ, संप्रेषणीयता की बात करूँ, सबसे ज़्यादा संप्रेषणीयता गद्य में होती है। और गद्य लिखना, जैसा हम सोचते हैं कि बहुत आसान है, ऐसा नहीं है। गद्य लिखने में भी हमें बहुत मेहनत करना पड़ती है, हम क्या लिखना चाह रहे हैं और उसकी संप्रेषणीयता क्या है, उसका किस तरह से प्रभाव पड़ेगा। गद्य लेखन कोई वार्तालाप नहीं होता या कोई कहानी जैसा कि मैंने जो देखा वही लिखा, ऐसा नहीं हो। कहानियाँ भी लिखी जाती हैं तो कहानी के भी तत्व होते हैं, कहानी भी लिखी जाती है, भले ही गद्य है। तो गद्य भी अच्छी विधा है और पद्य भी अच्छी विधा है। तो इसके अलावा फिर मैंने आलेख लिखना शुरू किए। आलेख बहुत लिखे मैंने और वर्तमान में पुस्तकों की समीक्षाएँ हों, पुस्तकों की भूमिकाएँ हों, लगातार मेरे पास में पुस्तकें बनी रहती हैं, जिनकी समीक्षाएँ करना पड़ती हैं, जिनकी भूमिका लिखना पड़ती हैं, जिनको संपादित करना पड़ता है। इस तरह से मैं अभिरुचि का एक कारण और है, जबलपुर एक साहित्य धानी भी है। इसे संस्कार धानी विनोबा भावे ने बोला, लेकिन साहित्य धानी भी होने के कारण उन सारे साहित्यकारों का प्रभाव मेरे ऊपर पड़ा है, इसीलिए मेरी साहित्य के प्रति अभिरुचि ज़्यादा हुई। जी बहन जी, आगे बोलें आप। म्यूट है आपका, माइक म्यूट है। सॉरी। कई बार हम पता है दूसरे को सुनने के चक्कर में माइक को ऑन करना ही भूल जाते हैं। अच्छी बात है, माइक म्यूट करना अच्छी बात है, दूसरों को। जब हम बोलना शुरू करते हैं ना तो बोलते रहते हैं, पर सामने वाला हमको बताता है कि माइक म्यूट है, और ये भी खैर अच्छी बात है अपनी जगह। देखिए, हम बात करें तो अमित कुमार मिश्रा जी तो जुड़ नहीं पा रहे हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हो गया। हालांकि ये मेरा दूसरा इंटरव्यू है। पहला इंटरव्यू मैंने आदरणीय गुरुदेव महेंद्र सिंह अलंकार जी का लिया था। सॉरी, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन इंटरव्यू, बट आफ्टर दैट चलिए ठीक है। हम दो चीजों के बारे में डिस्कस कर चुके, एक आपकी साहित्यिक भूमिका के बारे में थोड़ा सा, और दूसरा लगभग जबलपुर के बारे में हम थोड़ा डिस्कस कर चुके। थोड़ा सा और जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें रह गई हैं। जबलपुर की साहित्यिक विरासत से आपकी जड़ें जुड़ी हुई है। कुछ यादगार और रोचक प्रसंगों को आप साझा करना चाहेंगे क्या? बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जहाँ तक साहित्यिक परिवेश की है, तो एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि भगवान रजनीश, आचार्य रजनीश ओशो, उनकी कर्म स्थली भी जबलपुर थी। सबसे ज्यादा अवधि उन्होंने जबलपुर में बिताई और यहीं पर उनको बोधित्व प्राप्त हुआ था। आज भी जिस पेड़ के नीचे, मौलश्री वृक्ष के नीचे उन्हें बोधित्व प्राप्त हुआ था, आज भी है। और वहाँ प्रतिवर्ष एक हुजूम होता है। जितने भी ओशो को मानने वाले हैं, सारे लोग वहाँ आगे इकट्ठे होते हैं। महर्षि महेश योगी की बात, ये भाई साहब, ये बात लगभग मुझे लगता है 80% लोगों को पता ही नहीं है कि जो रजनीश जी हैं, उन्होंने जो उनकी जो मतलब कर्मस्थली और जो उन्होंने जो निर्वाण प्राप्त किया,
वो जबलपुर से है। ये ज्यादातर लोग नहीं जानते। आप एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी सबके साथ साझा कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं मैं। और कंटिन्यू कीजिए। जबलपुर जबलपुर में उन्होंने एक होम साइंस कॉलेज है, महिला महाविद्यालय, उन्होंने वहां पढ़ाया। इसके अलावा महाकौशल कॉलेज है, उन्होंने वहां पढ़ाया। आज भी जिस चेयर पर वो बैठते थे वो चेयर आज भी सुरक्षित है यहाँ पर जबलपुर में। और मौलीश्री वृक्ष भंवरताल गार्डन है, वहां पर एक विशाल हाथी पर सवार रानी दुर्गावती की कम से कम 20 फीट ऊंची प्रतिमा है। और वहीं पर गार्डन में ये मौलीश्री वृक्ष है जहाँ इन्हें परम ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो आज भी ओशो के मानने वाले, और मैं खुद भले ही ओशो का अनुयायी नहीं रहा, लेकिन मैं ओशो को बहुत मानता हूँ, उनके चिंतन को बहुत मानता हूँ। उनकी जो स्मरण शक्ति है, जो उनकी तर्क शक्ति है, जो उनका चिंतन है, विश्व में दुर्लभ लोगों के पास वैसा चिंतन, वैसी स्मृति और वैसे तर्क उनके पास है। मैं उनका बहुत ही ज्यादा मैं प्रशंसक हूँ। इसके बाद आते हैं महर्षि महेश योगी। वो भी यहीं पर महर्षि महेश योगी स्विट्जरलैंड के पूरे वर्ल्ड में उन्होंने 150 देशों में उनका वैदिक ज्ञान, वैदिक यूनिवर्सिटीज हैं जो वैदिक, वो हर जगह वो बच्चों को गीता, रामायण और वेद पुराणों का अध्ययन कराते हैं, गीता का सिखाते हैं, कर्मकांड सिखाते हैं। हमारे यहाँ पर वैदिक यूनिवर्सिटी है जबलपुर में, और तो वो यहीं के हैं। यहीं एक बार वो अपने घर से निकल रहे थे, चूंकि चिंतक थे वो, अचानक पता नहीं क्या हुआ, वो साइकिल से आ रहे थे, उन्होंने साइकिल किनारे में लगाई और वहां से चल दिए। वो वैराग्य उन्होंने धारण कर लिया। तो ऐसे थे हमारे महर्षि महेश योगी। अब आप एक और नई चीज बताना चाहूंगा, ऐसा भारत का या हिंदी जगत का कोई व्यक्ति नहीं होगा जिसने ये कविता ना सुनी हो, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी। इसकी रचयिता को भी सभी लोग जानते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान। पैदा तो हुई थी इलाहाबाद में, लेकिन उनका विवाह जबलपुर में हुआ और जबलपुर में ही थी वो, और जबलपुर में ही एक सड़क दुर्घटना में उनकी डेथ हुई थी। तो ये तो सुभद्रा कुमारी जी एक बहुत अच्छी कहानीकार थी, बहुत अच्छी कविताएं लिखती थी और एक साहित्यकार थी, साथ में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थी। उन्होंने संग्राम, उनका पूरा परिवार इसमें जाना जाता है। फिर इसके बाद हर आदमी ये जानता है, व्यंग की बात आती है तो हरिशंकर परसाई का नाम आता है। हरिशंकर परसाई भले ही होशंगाबाद जिले में पैदा हुए हों, लेकिन उनने आजीवन वो जबलपुर में ही रहे और उन्होंने व्यंग्य विधा को, उन्हें व्यंग्य का जनक बोलते हैं। उनकी परसाई रचनावली 6 हिस्सों में, 5-6 हिस्सों में उनका है पूरा उनका समग्र साहित्य। आपका म्यूट है माइक। तो ये उनके जो है हरिशंकर परसाई भी जबलपुर के हैं। और जो परसाई जी के रहते हुए कितने साहित्यकार, बाबा नागार्जुन से लेके कितने लोग यहाँ जबलपुर आया करते थे उनके पास में, और साथ में पत्रकार तो थे ही वो, और बहुत बड़े साहित्यकार माने जाते हैं। फिर बात करें हम, ये भी एक बड़ी बात है, कृष्णायन की बात करें हम। कृष्णायन बहुत कम लोग जानते हैं। कृष्णायन यानी रामचरितमानस जितनी बड़ी है, रामचरितमानस जितनी बड़ी है उतने ही उसके कांड कृष्णायन के हैं। और कृष्णायन लिखी है हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे द्वारका प्रसाद मिश्र, उन्होंने लिखी थी। कृष्णायन आज भी मेरे पास में है और दोहा और चौपाइयों में लिखी गई बहुत उत्कृष्ट एक महाकाव्य है ये। फिर बात करें हम, यहाँ की और भी है, भवानी प्रसाद तिवारी जैसे लोग हैं जिन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का अनुगायन किया है, उन्होंने उनका अनुवाद भी किया है। फिर बाद में सीधे हम वर्तमान पर आते हैं। वर्तमान में करीब 50 से ज्यादा 55 पुस्तकें लिखने वाले दधीची महाकाव्य के रचयिता आचार्य भगवत दुबे इसी जबलपुर में है, और लगातार उन्हें हम लोग कविताओं की, शब्दों की फैक्ट्री बोलते हैं। वो आज भी यहाँ पर हैं। एक चीज बताना भूल गया, मैं सबको बताना चाहूंगा, बहुत मैं भूल रहा था उस बात को। मैं ये बताना चाहूंगा कि जबलपुर में एक जो कलचुरी की बात आती है, वहां पर एक महाकवि थे संस्कृत और पाली भाषा के, राजशेखर, महाकवि राजशेखर।
संस्कृत के हैं, वो कलचुरी के शासन काल में हुए थे। जिस तरह से कालिदास थे उसी तरह से यहाँ पर महाकवि राजशेखर जी थे। उन्होंने कर्पूर मंजरी, विद्यासाल भंजी का बाल महाभारत, रामायण, बाल रामायण, और इस तरह से उन्होंने करीब 4 ग्रंथ तो लिखे हैं और नाटक भी लिखे हुए हैं। तो ये थे हमारे। और साथ में बात आ जाती है, चूंकि जब त्रिपुरी की बात आती है तो भेड़ाघाट, धुआंधार, 64 योगिनी, चूंकि वो त्रिपुरी साम्राज्य, त्रिपुरी के कलचुरी अल्हड़ देवी थी, कर्णदेव की माँ अल्हड़ देवी, उन्होंने 64 योगिनी बनवाई थी। तो 64 योगिनी का जो परकोटा है, जिस तरह से लाल किला है, मुझे लगता है कि लाल किले की परिकल्पना शायद हमारी शकुंतला जी भी बताएंगी कि मंदसौर या वहां कहीं भी उसी तरह की 64 योगिनी का वैसा ही व्रत में बना हुआ कोई मंदिर है। मैं तो गया नहीं हूं, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा उसकी जानकारी दे तो श्रोताओं को अच्छा लगेगा, मुझे लग रहा है। देखिए, हम बात करें 64 योगिनी मंदिर का, तो हम जबलपुर गए थे, भेड़ाघाट भी हमने घूमा और वो 64 योगिनी का मंदिर भी घूमा। हमारी जो संसद का निर्माण हुआ है हमारे मुरैना जिले में, ऐसा ही एक स्थान है जो लगभग 64 योगिनी और उनके बराबर है। 64 योगिनी का मतलब 64 वो जगह है। मतलब कुछ कुल मिलाकर हम ये कहें कि जो अंग्रेजों ने हमारी संसद का निर्माण करवाया था, वो उन्होंने अपनी परिकल्पना से नहीं करवाया था। उन्होंने जो बेस लिया था वो हमारी संस्कृति का ही 64 योगिनी मंदिर और जो मुरैना में स्थित हमारा स्थल है वहां से लिया था। और मुझे लगता है कि मुरैना में बाद में ये मंदिर बना, पहले 64 योगिनी मंदिर था। तो इसमें क्या है कि एक गोल जो चक्राकार प्रांगण है और बीच में मंदिर है। तो हमारी जो संसद का निर्माण हुआ वो भी उसी तरह से हुआ कि बीच में जो मेन कैंडिडेट्स हैं वो बैठेंगे, बाकी चारों तरफ वो सारे स्पीकर्स और वो सारे क्या कहते हैं एमएलए और बाकी मंत्री संतरी सारे लोग बैठेंगे और हम उनको एक विशेष जगह से सुन पाएंगे। तो उसका जो निर्माण हुआ है वो निसंदेह हमारी संस्कृति से ही हुआ है और उसका जो मेन स्थल है वो जबलपुर और मुरैना में है। तो हमें अपने ऐतिहासिक बिंदुओं के चलते इन दोनों जगह का भ्रमण करना चाहिए और हमें इसकी जानकारी भी विस्तृत रूप से प्राप्त करनी चाहिए। जी भाई साहब। जी, थोड़ा सा विषय पर जरूर हो रहे हैं, लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है। एक जानकारी और देना चाहूंगा मैं, चूंकि अखिल भारतीय जो कांग्रेस है, अखिल भारतीय कांग्रेस है, इसका 52वां 52 अधिवेशन, अखिल भारतीय अधिवेशन जबलपुर यानी त्रिपुरी में ही हुआ था। उसका नाम ही है त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन। और इस त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन, मुझे लगता है जितने भी अधिवेशन हुए हैं सबसे महत्वपूर्ण अलग इसलिए है क्योंकि महात्मा गांधी के कैंडिडेट सीतारमैया इसमें चुनाव में खड़े हुए थे और उनके विरोध में हमारे सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए थे। और बड़ी विशेषता ये रही इस चुनाव की कि सीतारमैया को शायद 1-2 वोट मिले होंगे, लेकिन सबसे सर्वाधिक वोटों से सुभाष चंद्र बोस जी विजयी हुए थे और कांग्रेस अध्यक्ष बने थे। लेकिन मैं दुर्भाग्य ही कहूंगा, मैं एक स्वतंत्र भारत का संविधान वाला लोकतंत्र देश का मैं एक नागरिक हूं, तो मैं कहने से नहीं चूकूंगा कि इस हार को महात्मा गांधी ने अपनी व्यक्तिगत हार निरूपित करते हुए इन्होंने समिति को भंग कर दिया था और जिससे सुभाष बाबू ने उनको प्रणाम करते हुए और कांग्रेस से इस्तीफा देके, कांग्रेस से नहीं वहां से ही वो छोड़ के रंगून चले गए थे और वहां पर जाकर उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने वहां पर गठन किया था, जिसकी भूमिका और स्वतंत्रता संग्राम में तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मुझे लगता है त्रिपुरी के बाद ही वो मुखर हुआ है। और सुभाष बाबू यहाँ 2-3 बार केंद्रीय कारागृह में यहाँ पर वो और उनके बड़े भाई दोनों यहाँ पर बंदी के रूप में, यहाँ आज भी उनके जो केंद्रीय कारागार है उनका पूरा का पूरा वार्ड उनके चमड़े के, उनके वस्त्र, उनके अस्त्र वगैरह, उनके जूते चप्पल, उनके कपड़े आज भी वहां पर सुरक्षित है सुभाष चंद्र बोस के जबलपुर में। तो ये तो विशेषकर बात हुई लेकिन महत्वपूर्ण थी।
जी हाँ बहन जी, शकुंतला जी। भाई साहब, आपने जो जानकारी दी निसंदेह ये जानकारी ज्यादातर लोगों को पता नहीं होगी, क्योंकि हम बात करें सुभाष चंद्र बोस जी की, तो लोग उन्हें रंगून और प्रथम आजादी का महत्वपूर्ण योद्धा के रूप में जानते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता होगा कि ये जो बहुत सारी जो गतिविधियां हैं वो अपने जबलपुर से भी हुई। हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर कि जर्नलिज्म में आपने शिक्षा भी पाई है और पत्रकारिता की भी बात करते हैं। पत्रकारिता के सामाजिक सरोकारों को उद्घाटित करने में आपकी जो भी भूमिका या आपके जो भी विचार हैं, कृपया यहाँ रखिए। आज की तारीख में जी हम हाँ, बात करें तो जर्नलिज्म भी अपने पथ से पथभ्रष्ट हो गया है। मैं अगर एक शिक्षिका होने के नाते कहूं तो समाज को रास्ता दिखाने वाले मुझे दो ही लोग लगते हैं, एक शिक्षक और दूसरा जर्नलिस्ट। शिक्षक तो अपनी जगह वही है, क्योंकि शिक्षक बहुत डरपोक प्राणी है। वो बहुत नियम कानून में बंधा रहता है, वो ज्यादा यलगार नहीं कर सकता। लेकिन आजकल जर्नलिज्म की बात करें तो वो संबंधित की दासी के रूप में जानी जाने लगी है, मेरे अनुसार। आपके इसमें क्या विचार है, आप बताएं। क्योंकि अब पहले लोग सत्य को कहने से चूकते नहीं थे। जो भी समस्याएं हों, जो भी उनको भुगतना पड़े, वो सत्य की बात करते थे। लेकिन आज की तारीख में ये बिकाऊ है। क्या आपका भी यही मत है? आपसे जानना चाहेंगे। जी, सबसे पहले तो जैसा कि कार्यक्रम के पूर्व में ही अमित जी ने बताया था कि मैं पत्रकारिता से जुड़ा हूँ और मेरा खुद का एक समाचार पत्र है, जबलपुर दर्पण। जबलपुर दर्पण में हम 2 लोग हैं, एक अनिल सेन है, चूँकि वो पूर्ण रूपेण समर्पित हैं इस पर, तो वो भी प्रधान संपादक हैं और हम लोग बराबर हैं, लेकिन मैं ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं सह संपादक हूँ। वैसे दखल मेरा है उसमें। ये तो हुई आज की बात, लेकिन मैंने जर्नलिज्म जो है, पीजी डिप्लोमा इन जर्नलिज्म, मैंने जो है पोस्ट डिग्री मैंने भारतीय विद्या भवन मुंबई से मैंने प्राप्त की थी। बहुत पहले मैंने जर्नलिज्म कर चुका हूँ मैं, और इसकी शुरुआत भी यही है कि बचपन से ही अखबारों से, जो अखबारों पढ़ने के कारण ऐसा लगता था अखबार बहुत अच्छी चीज है, मुझे भी पत्रकार बनना चाहिए, तो ये बात मेरे मन में हमेशा थी। अब बात आती है जर्नलिज्म के बाद में उस पर चलने की, उनके पत्रकारिता की बात करें हम, तो पत्रकारिता जो शुरुआती दौर है, पत्रकारिता का शुरुआती दौर है, यदि हम ये कहें कि एक साहित्यकार ही, साहित्यकार मतलब साहित्य को जानने वाला, अक्षरों को जानने वाला, शब्दों का जानने वाला, वो साहित्यकार ही अधिकतर पत्रकार हुआ करते थे, अथवा जो साहित्यकार थे वो अपना-अपना एक-एक समाचार पत्र निकालने लगते थे। तो इस तरह से जो समाचार मैं एक तरह से जितने लोग साहित्यकार थे वो पेपर निकालने लगते थे। सभी पुराने साहित्यकारों को देख लीजिए, सबके कोई न कोई पत्र समाचार पत्र हुआ करता था। खास तौर पर आज़ादी के समय तो बहुत ज़्यादा ऐसे निकलते थे। तो जब पहला दौर था, जो साहित्यकार था वो पत्रकार होता था। तो आप समझ सकते हैं पत्रकार एक चिंतनशील, एक उत्तरदायी पूर्ण, जवाबदेही वाला एक व्यक्तित्व हुआ करता था, जिसे मालूम होता था कि हमें समाज को क्या दिशा देना है। तो ये पत्रकारिता पहले एक अभियान के रूप में हुआ करती थी। पत्रकारिता को लोग एक अपना धर्म मान के चलते थे, पत्रकारिता धर्म बोलते हैं, और ये वही समय था, उस समय की पत्रकारिता को देखते हुए इसको अब हमारे संविधान का या हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। और यही कारण था कि वो चौथा स्तंभ कहे जाने के बाद चौथे स्तंभ की क्या दुर्दशा हो रही है, कैसा वो ढह रहा है, या मैंने ये तो बताना मुश्किल है, लेकिन मैं इसके आगे की बात कर रहा हूँ। तो पत्रकारिता धीरे-धीरे इसके जो एक कमरे में बैठ के, एक टेबल पर बैठ के, लेकिन दिन भर
बीट कहते हैं, बीट क्षेत्र में जाने की, अलग अलग एक एक पत्रकार 10-12 पत्रकार होते हैं, 4-6 पत्रकार, वो पहले फील्ड में घूमा करते थे, शहर में घूमा करते, गांव में जाते थे, यदि कहीं पर कार्यक्रम हुआ करता था तो कवरेज के लिए जाते थे। आजकल कवरेज क्या है, यदि आपने इन्वर्टेड कामा स्टार वगैरह लगा दिया तो उनको कष्ट होता कि हमें इस विज्ञप्ति से स्टार और इन्वर्टेड कामा हटाना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले पत्रकार खुद जाते थे, उनके दिमाग में जो आता था वो उधर सुनते थे, वो लिखते थे उसमें, उसके बाद में अपने हिसाब से वो अपने न्यूज़पेपर में वो विज्ञप्ति बनाते थे। इसमें किसी भी राजनेता का, किसी दबंग व्यक्ति का, किसी अपने व्यक्ति का कोई हाथ नहीं हुआ करता था। समय बदलता गया है, टेक्नोलॉजी बढ़ती गई। अब हम एक पहले तो दूर-दूर जाते थे, 2 दिन बाद न्यूज़ आ रही है, एक आदमी को भोपाल, जबलपुर का अखबार है, वो भोपाल जा रहा है, भोपाल से वापस आता था, तीसरे दिन न्यूज़ लगती थी। आज पलक झपकते ही न्यूज़ आती है, एक बटन दबाइए या एक क्लिक करिए, टच करिए और आपके सामने पूरा-पूरा समाचार होता है। तो आज इतना फ़ास्ट हो गया है और इस फ़ास्ट होने के कारण और उसके अलावा आप इतना तो छोड़िए वो न्यूज़ वाली बात, हमारा जो जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है या जो अंतर्जाल का जो मीडिया इतना फ़ास्ट हो गया है कि हमारी पत्रकारिता के पहले ही आप तक वो न्यूज़ पहुँच जाती है। तो पत्रकारों का जो आजकल हाल ये है कि आज हाल ये हो गया है कि वो कौन-सी न्यूज़ कब मिले, इतना ज़्यादा जो यहाँ के जो पत्रकार, जो फील्ड वाले, जो बीट वाले रहे, जो क्षेत्रीय संवाददाता रहे, उन पर इतना दबाव होता है कि जैसे ही समाचार आता है, हमको दीजिए, दूसरा चैनल उसको उस न्यूज़ को ना प्रसारित कर दे। तो अब देखिए, ये बात हुई आपकी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, अब आती है राजनीति की बात। जैसा कि बोलते हैं कि राजनीति के हाथों मीडिया बिक रहा है। कहीं हम गोदी मीडिया की बात करते हैं, कहीं हम पीठ पत्रकारिता की बात करते भाई साहब, अगला प्रश्न आप खुद ही लिए ले रहे हैं। क्या आज के प्रमुख पत्रकार दलगत राजनीति में पत्रकारिता के धर्म को भूल गए हैं या उन्हें आज भी याद है? आपने स्वयं ही उस बात को कह दिया, इसके लिए सच में बहुत बहुत आभारी हूँ। क्योंकि हम जब बात करते हैं ना, तो हम प्रश्नों के रट्टे में नहीं रहते। हमको पता है कि हम क्या और कहाँ और हमको समाज के प्रति क्या कहना है। तो वही चलिए आपसे जानना चाहेंगे आगे क्या कि आपको क्या लगता है कि आज के समाज में राजनीतिक रूप से पत्रकारिता में क्या दखल है? मैं इसको दूसरी तरह से एक उदाहरण देकर प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ये हमारे स्टेटस से जुड़ा हुआ एक प्रश्न है, बाद में क्लियर हो जाएगा। स्टेटस से जुड़ा हुआ एक ये परिस्थितियां हैं, क्योंकि आज का कोई भी, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे उद्यमी हो, चाहे कोई भी धरना सेठ हो या कोई भी राजनेता हो, हर आदमी को, जिसके पास साइकिल है उसको स्कूटर चाहिए, कार चाहिए, फिर उसको हवाई जहाज चाहिए, हेलीकॉप्टर उसका होना चाहिए, उसका एक द्वीप होना चाहिए, उसका एक टाउनशिप होना चाहिए। तो ये महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा बढ़ती हैं। मैं बता रहा हूँ, मैं थोड़ा उल्टा करके बोल रहा हूँ। यदि आज, जबकि ये सब होने के बावजूद आज हम कितने रोगग्रस्त होते हैं, कितने हमारे शरीर में रोग रहते, इसकी कोई वो नहीं है। ये रोग कब नहीं होंगे, हमारी महत्वाकांक्षा कब नहीं समाप्त होगी, इसका कारण ये है कि हमें प्रकृति की ओर चलना होगा। हम प्रकृति की ओर ना चल के हम उन्नति, विकास, तथाकथित विकास जो हो रहा है, हम उसकी ओर भाग रहे हैं। और उसका ही मैं एक पॉइंट बता रहा हूं कि यदि हम प्रकृति की ओर जाएंगे तो हमारे खर्च बहुत कम हो जाएंगे, हमारा चिंतन बढ़ जाएगा और हमारी जो स्वास्थ्यगत जितनी बीमारियां हैं और हमारी आयु भी बढ़ेगी और हम प्रेम भाईचारा हमारा बढ़ेगा। ये, लेकिन अब बात आती है पत्रकारिता की। हम महत्वाकांक्षी हैं, तो पत्रकार भी तो एक इंसान है जिसकी महत्वाकांक्षा होती है। यदि पत्रकार के पास में महत्वाकांक्षा ना हो, उसको डर ना हो कि हमको पेड न्यूज़ नहीं छापना, हमको पीठ पत्रकारिता नहीं करना, हमको किसी राजनेता के चरण वंदन नहीं करना, लेकिन यदि बस यही कारण रहता है कि हमें बड़े होना है, हमको आगे बढ़ना है, हमें अपनी संतानों को आगे बढ़ाना है, अपने काम निकलवाना है, तो ये इन सारी चीजों के कारण ही ये सारी बीमारी है पत्रकारों की कि वो पेड न्यूज़ छापता है क्योंकि उसे पैसा चाहिए। वो ऐसी पत्रकारिता करता है जो कि एकांकी होती है,
कुछ पत्रकारों, आज आपने देखा होगा, मैं पत्रकार नहीं, मैं अखबारों की बात कर रहा हूँ। कुछ अखबार आपको मैं किसी विशेष पार्टी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैं ऐसी 2-4 पार्टियों को जरूर बताऊंगा कि एक यदि सत्ता पक्ष की पार्टी है तो बहुत सारे अखबार सत्ता पक्ष का ही गुणगान करते रहेंगे, चारण भाट टाइप के जो है उनकी प्रशंसा करते रहेंगे। कुछ लोग तो दूसरे विपक्ष के होंगे वो भाई साहब यहाँ ये कहना चाहेंगे, तो क्या आज के प्रमुख पत्रकार दलगत राजनीति में पत्रकारिता के धर्म को भूल गए? भूलना पड़ता है, उन्हें सब याद है, लेकिन जानबूझ के ये सब लोग करते हैं। वो जानते हैं कि हम गलत कर रहे हैं। बस मैं बता रहा हूँ वो तो दलगत, भाई साहब उनका जमीर कभी नहीं जागता क्या? यदि जमीर जागता होता, बहन जी बिल्कुल सही बात है, जमीर जागता होता तो आज ये जो पत्रकारों के भवन है, पत्रकारों की जो धन संपन्नता है, आज आप उठा के देख लीजिए, जितने जितने चाहे बड़े बड़े जो लीडिंग अखबार हैं, जिनके पूरी श्रृंखला पूरे भारत में चल रही है, हजार हजार 2-2, 400 जितने इनके न्यूज़पेपर छप रहे हैं, वो कैसे, इनके घर देखिए जाके, इनके भवन देखिए जाके, इनका क्या हो रहा है, ये क्यों बढ़ रहे हैं, इतना पैसा कहाँ से? मुझे ये बताइए कि मैं 2x2 का गड्ढा यदि मैं खोदूंगा तो मेरे को 500 रुपए मिलेंगे, लेकिन उस 500 रुपए में दिन भर में मजदूर करता है, आपको इतने ज्यादा पैसे कहाँ से आ रहे हैं बताइए? आप उतनी ही आप जो पत्रकार लोग बैठे हुए हैं, संपादक लोग बैठे उन्हें दे रहे हैं। फिर वो जो संपादक लोग हैं जिन्हें दे रहे हैं, वो अपना उनका अलग वो अपने वो पीठ पत्रकारिता करते हैं। जो संपादक होते हैं और बड़ा बड़ा से और बड़ा होते जाते हैं। मैं बता रहा हूं, मैं पत्रकार हूं जरूर, लेकिन मुझे डर नहीं है किसी का। मैं जो भी बात करता हूं, आज भी मैं खुल के बात करता हूं, और मुझे ये नहीं है कि आज मेरी न्यूज छपे ना छपे, मुझे ये क्या का, मैं अपने निष्पक्ष भाव से मैं चाहता हूं कि जो पत्रकार है, इन्हें प्रकृति की ओर जाएं, वो अपने धर्म और अपने, जैसा कि जमीर की बात की है बहन जी ने, अपने जमीर का भी ध्यान रखें वो, और इतना ध्यान रखें आपकी विचारधारा जो रहती है, हम अगले आदमी की विरोधी की विचारधारा बोलते बिल्कुल गलत है, और वो वाला बोलता है कि बिल्कुल गलत है, तो हमारी विचारधारा हमारे लिए ठीक है, हम उस पर चलना चाहते हैं, इसमें किसी का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेकिन अंततः यदि कोई चीज सत्य है तो वो तो सत्य रहेगी, आपकी विचारधारा कैसी भी बना लें आप। सत्य को असत्य कहना ये आपकी विचारधारा तो है, लेकिन गलत विचारधारा है। सही बात है, आपसे सबसे सहमत हूँ। तो थोड़ा सा और फिर से जानना चाहूंगी, तो आपको क्या लगता है कि आज का साहित्यकार या पत्रकार जनता के अधिक निकट है या फिर राजनेता के अधिक निकट है? मैं तो ये बोल रहा हूँ, राजनेता जितने रहते हैं, अधिकतर राजनेताओं के कोई ना कोई अखबार रहते हैं, या उनसे संबद्ध लोगों के अखबार रहते हैं। तो अब आप इसमें आप क्या कहेंगे? आप मैंने यदि स्वतंत्र, आपकी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि अभी बहुत बीच में जब सामाजिक दर्पण फेसबुक पर टॉप लेवल पे चलता था, यहाँ फिर से बताती हूँ, थोड़ा सा 1 सेकेंड आपके उससे सामाजिक दर्पण पे लेती हूँ कि सामाजिक दर्पण ने बहुत कम समय में 26,000 फॉलोवर्स, लगभग जो संस्थाएं या जो पेज 3, 4, 5, 6 साल का स्ट्रगल करते हुए इस मुकाम पर पहुंचे थे, सामाजिक दर्पण में लगभग 1 साल में 26,000 फॉलोवर्स संस्था के रूप में प्राप्त किए थे। यहाँ एक चीज बताना चाहूंगी कि पर्सनल लेवल पे, जैसे मैं शकुंतला तोमर के नाम से अगर कुछ प्राप्त करती हूँ तो उसको बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, सपोर्ट मिलता है। जब हम संस्था पे आते हैं तो संस्था को उतना सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि संस्था में कंट्रीब्यूशन होता है अनदर पर्सन का, और बहुत सारे पर्सन्स का, बहुत सारे लोगों का। लेकिन आई एम वेरी लकी इन दैट केस कि हमें पर्सनली उतना समर्थन मिला हो चाहे नहीं मिला हो, लेकिन संस्था को विद इन अ ईयर 26,000 लोगों का समर्थन मिला। मतलब नहीं कहेंगे कि ओनली इन दिस कंट्री, अब्रॉड, मतलब इंटरनेशनल लेवल पर सपोर्ट मिला। लेकिन कहीं ना कहीं शकुंतला तोमर टेक्निकल रूप में इतनी सक्षम नहीं थी और उसका पेज हैक हो गया। और आज की तारीख में बीच में जो व्यवधान आया वो इसी के लिए आया। मैंने बहुत पापड़ बेले, मैंने बहुत पैसे खर्च किए, मैंने बहुत अनुनय विनय किया,
बहुत रोई गाई, लेकिन कुल मिला के मेरा पेज वापस नहीं आया। तो यहाँ में मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं ना, तो हम यहाँ ये कहना चाहेंगे कि बात हम जब करते हैं, हमने बहुत अनुनय विनय किया, संस्थाओं से बहुत अनुनय विनय किया। जब हमारी संस्था यहाँ पे टीआरपी लेवल पे चल रही थी ना हाई, तो पता है मतलब हम पत्रकारिता की बात हम यहाँ करना चाहते हैं, प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, कि उस समय हम टॉप पर थे ना, तो प्लस और माइनस दोनों ऑप्शंस में लोग हमारी न्यूज को, हमको न्यूज किसी को नहीं भेजनी पड़ती थी, वो हमारी न्यूज को कई बार रिक्वेस्ट करके मांगते थे कि बहन जी अपनी न्यूज भेजिए। तो हम कहते थे भाई साहब अभी वो तैयार नहीं है, तो कहते थे आप थोड़ा सा आइडिया दे दीजिए, हम तैयार कर देंगे। और आप मानेंगे नहीं कि 18, 20, 50 मतलब 50 अखबारों तक हमारी न्यूज रहती थी, और नॉट इन ओनली इन एमपी, ये ऑल ओवर इंडिया, पंजाब, राजस्थान, अमृतसर, मतलब यूपी के विभिन्न जिलों में मतलब कहानी छपती थी। मतलब वो ऐसे खड़े रहते थे कि आई एम एट योर सर्विस। तो हम उस समय क्या थे, टीआरपी लेवल हमारा बहुत हाई था, मतलब हमारी लगभग जो पोस्ट जाती थी वो लाखों और मिलियंस में जाती थी, तो सारे लोग हमारे मुरीद थे। अब आज की बात करें तो पेज हैक हो गया, तो अब ना हमको भेजनी पड़ती है। हालांकि मैं आपको एक बात और कहूंगी कि दो तरह के लोग होते हैं, एक व्यवहारिक और एक होते हैं व्यावसायिक। व्यवहारिक लोग हैं, वो आज भी जब आप न्यूज भेजते हैं ना, तो पता है दे आर वो कहते हैं बहन जी आपने बहुत दिनों बाद न्यूज भेजी, आप हर वीकली भेज दिया करो, डेली भेज दिया करो, हम तो तैयार ही बैठे रहते हैं। और जो बिजनेस वाले लोग हैं ना, वो कहते हैं यार क्या न्यूज भेज दी, आप तो बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रही थी, आप इस न्यूज को लगाने का क्या फायदा। तो देयर इज डिफरेंस। जैसे मतलब ये मैं अपनी बात बता रही हूँ, और आई एम टू बी वेरी फ्रैंक, इट्स माय एक्सपीरियंस। पर आफ्टर दैट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरे पास अभी भी 25 से 40 लोग ऐसे हैं, पहले 50 और 100 हुआ करते थे, लेकिन लगभग आधे लोग अभी भी ऐसे हैं जो व्यवहारगत हैं। आप बस उनको जस्ट एक क्लू दे दीजिए, उनको बस एक मैसेज लिख दीजिए कि मेरी न्यूज भी लगनी है, तो पता है वो आपको 4 से 6 बार मैसेज करते हैं। इस केस में मैं सबसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और मेरा शेड्यूल इतना बिजी रहता है, मैं पता है जैसे मैंने आपको मैसेज किया कि भाई साहब मैं अभी भेजती हूँ, और इतने में कोई दूसरा काम आ गया, तो मैं भाई साहब को तो भूल गई और उस काम में इन्वॉल्व हो गई। वो बहुत, जैसे ही मैं उससे फ्री होंगी ना, मान लो मैं 3 घंटे बाद फ्री हुई, तब मुझे भाई साहब याद आएंगे, और ये और भाई साहब को बोला था कि अभी भेजती हूँ। अब वो 3 घंटे में किसी का भी मूड प्लस और माइनस दोनों। आवाज कट रही है या तो आवाज कट रही है, तो बस यही कहूंगी आवाज कट रही है। पत्रकारिता का क्षेत्र इस तरह का है कि जिसमें हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं कि राजनीतिक रूप से बहुत सारे न्यूज़पेपर समर्थित हैं उससे। चलिए आगे 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 की बात करते हैं। अपन भाई साहब आवाज सुनाई दे रही है क्या? हेलो, बीच बीच में कट रही है बहन जी, क्लियर क्लियर वॉइस नहीं आ रही। चलिए मैं नेटवर्क दूसरा जोड़ देती हूँ, दोनों नेटवर्क जोड़ दिए, अभी आ रही है। चलिए अब हम बात करते हैं, अब आपसे ही जोड़ते हैं सीधे। आज का साहित्यकार और पत्रकार जनता के अधिक निकट होता है या राजनीति के? इस संबंध में तो हमने चर्चा कर ली। साहित्य में आपकी अभिरुचि कैसे विकसित हुई? क्या आपके परिवार में माता पिता या पीढ़ी में और भी लोग साहित्यिक रूप से रहे, या आपको ही साहित्य में रुचि रही? जी भाई, जैसा कि मैंने बताया, पहले ही बता चुका हूँ, पिताजी मेरे साहित्यिक अभिरुचि वाले थे, और उनका ही मुझे प्रारंभ में ये मान के साले जीवन में उनका मेरे को
मुझे उनसे बहुत ही सहायता मिली, सपोर्ट उनका हमेशा रहा और उन्होंने जो अंकुरित किया मेरे ज़ेहन में साहित्य का एक अंकुर, वो पौधा अपने आप फिर जो वातावरण है, जो अनुकूल वातावरण मेरे को मिलता गया और मेरी खुद ही अभिरुचि इतनी जागी कि फिर उनकी ज़रूरत नहीं पड़ी मेरी। और मैं इसमें लग गया और मेरी अभिरुचि जैसे लोग वहाँ बोलते हैं ना क्रिकेट खेलना है या गाना गाना है या फिर कुछ करना है, तैराकी सीखना है, स्पोर्ट्स में जाना है, तो मैंने सोचा कि मुझे कोई व्यसन मान लीजिए सिगरेट पीना है, बीड़ी पीना है या वहाँ जुआ खेलना है इस तरह से ना हो कि मैंने इसको साहित्य को ही अपना दोस्त माना और साहित्य में मैंने दोस्ती करने के बाद मुझे ये समझ में आया, साहित्य एक ऐसा विषय है, साहित्य एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी व्यक्ति साथी की ज़रूरत नहीं रहती। आप अकेले ही कमरे में जाइए, लाइब्रेरी में जाइए और आप उसमें इतने मगन हो जाएँगे कि आप खाना-पीना भूल जाते हैं। बाद में पता चलता है, यहाँ तक इवन माताजी मेरी थी, उनसे मैं बोलता हूँ, "क्यों मैंने खाना खा लिया या नहीं खाया अभी?" तो इतना ज़्यादा 12 बज गए और पढ़ रहे हैं, याद नहीं आ रही। खाना खा चुके हैं? बोले, "नहीं, अभी खाना नहीं खाया है आपने।" तो ये जो होता है, ये साहित्य एक ऐसा दोस्त रहता है, इसमें किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मेरी अभिरुचि ऐसी बढ़ी और जबलपुर के जितने साहित्यकार जैसा कि मैंने बताया, बिल्कुल संस्कारधानी हैं और मेरी खुद की रुचि थी। तो 11th के बाद तो मेरी काफ़ी ज़्यादा मैं लिखने लगा था मैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, लाइब्रेरियाँ हैं, पुस्तकें हैं, सारे लोगों का है। और ये ज़रूर कहना चाहूँगा जैसा कि लोग बोलते हैं या उर्दू उर्दू की विधा में या गज़ल में है कि मेरा उस्ताद कौन है? शायद मैं ये दृढ़तापूर्वक कहना चाहूँगा कि मेरा कोई गुरु नहीं हुआ साहित्य में। शिक्षा में गुरु ज़रूर हुए हैं, लेकिन मेरे को किसी ने कविता लिखना नहीं सिखाया और मुझे स्वयं मैं मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि मुझे लगता है कि आपके गुरु आपकी पुस्तकें ही होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल वही मेरा जो अध्ययन है, वही मेरा गुरु है, बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये यहाँ से मेरी अभिरुचि जागृत हुई और जब मैं वापस अपने सर्विस के बाद मैं करीब 89 में बाहर था, बाहर भी बहुत सारी संस्थाएँ थी। जहाँ-जहाँ गया हूँ, वहाँ-वहाँ मैं एक-एक संस्था बनी है या उसमें जुड़ता गया हूँ मैं। लेकिन जब जबलपुर वापस आया, तो यहाँ पर मेरी खुद की बहुत सारी संस्थाएँ, जैसे मेरा एक मेरी नव चेतना समिति, नव युवक ग्राम विकास समिति, फिर मेरा हिंदी साहित्य संगम .blogspot.com, हिंदी साहित्य संगम .com, फिर इस तरह से फेसबुक हो जाता है, यूट्यूब हो जाता है, फिर बहुत सारी ऐसी चीज़ें चलती रहीं और इसके माध्यम से फिर यहाँ की संस्थाएँ, चलिए बात आती है, सबसे पहली बात आती है मैं कहानी मंच की बात करूँ मैं, तो कहानी मंच का मैं फाउंडर सदस्य हूँ मैं। हम लोगों ने 5-6 लोगों ने मिलके कहानी मंच बनाया और प्रति माह एक कहानी सुनते थे, एक कहानी सुनी जाती थी, साल भर में 9 कहानियाँ सुनते थे और 2 महीने वो उसकी किताब बनाते थे और वार्षिक प्रोग्राम 22 अगस्त को परसाई जी के जन्मदिन पर हम लोग वो कार्यक्रम किया करते थे, तो कहानी मंच आज भी चल रहा है। इसके बाद में मध्य प्रदेश लेखक संघ, जो पूरे मध्य प्रदेश में हर जिले की एक इकाई है। मैं जबलपुर का मैं फाउंडर सदस्य हूँ, मैं मध्य प्रदेश लेखक संघ का और मध्य प्रदेश लेखक मैं आजीवन सदस्य हूँ मैं। फिर इसके बाद में आता है वर्तिका। तो वर्तिका संस्था काफ़ी 84 से चल रही थी वो और यहाँ पर मैं वर्तिका सचिव 4 साल, 2 साल महासचिव, फिर अध्यक्ष रहा हूँ, संयोजक रहा हूँ, परामर्शदाता रहा हूँ और मैंने बहुत काम किया है वर्तिका को लेके, वर्तिका संस्था से लेके। लेकिन इसके अलावा हम बात करें लघु कथाकार परिषद है, तो उसकी एक लघु कथा अभिव्यक्ति निकलती थी, उसका सह संपादक था। इसी तरह से एक व्यंगम संस्था है, आज भी चल रही है, प्रतिमाह व्यंग्य होता है, व्यंगम है। इसके अलावा भी बहुत सारी सशस्त्र हस्ताक्षर है या हम सृजन पथ की बात करें हम या मंथन की बात करें हम, तो ऐसी बहुत सारी संस्थाएँ करीब 40-50 संस्थाएँ हमारे यहाँ प्रसंग संस्था है, पाथेय संस्था है। तो इतनी ज़्यादा संस्थाएँ हैं कि हमेशा महीने भर कार्यक्रम चलते रहते हैं। तो बिल्कुल भी और साथ में जब से ये मान के चलें कि प्रादुर्भाव तो उस समय से ज़्यादा माना जाता है ये जो कोरोना के बाद में जो ऑनलाइन जो गोष्ठियाँ शुरू हुई हैं, ऑनलाइन ने तो बिल्कुल पूरी की पूरी परिस्थितियाँ बदल दी हैं। साहित्य की वो टेस्ट बदल दिया है।
साहित्य की प्रकृति बदल दी है। साहित्य में जो हम कभी शकुंतला जी को जानते नहीं थे, ऐसा लगता है वो मेरी बहन है और वो मेरे बाजू में बैठी हुई। तो यानी कितना बदलाव आ गया है। हम एक बार बैठ के आज यहाँ बैठे हैं, अब कमरे में 10 लोग बैठा करते थे, आज नेट पर बैठ के, आज नहीं, जब यूट्यूब में चैनल में डल जाएगा तो हजारों लोग इस हमारी वार्ता को सुनेंगे, जो रुचि है हमारे जानने वाले सुनेंगे। तो इस तरह से परिवर्तन बहुत आया है। तो अभिरुचि तो आपके ऊपर भी निर्भर करती है कि आप, जैसे मीडिया की बात करें हम, आप में कितना जानकारी है नेट के, लोगों से आज भी फोन लगाते, फोन रिसीव करने के अलावा कुछ नहीं आता। आपको प्रयास करना होगा, आपको सीखते रहना होगा। और आप मैं यही कहना चाहूंगी कि आई एम वेरी लकी। और आप इतनी सारी संस्थाओं, मतलब 45 से 50 संस्थाओं से जुड़े हैं। और सबसे बड़ी बात है ये, मतलब आपकी तारीफ कर रही हूं कि आप नेटवर्क और टेक्नोलॉजी के बारे में इतना जानते हैं कि मुझे आपसे सीखना पड़ रहा है। सच में ये ऐसे सैल्यूट करने वाली बात है, क्योंकि पता है सबसे बड़ी बात क्या है, मोबाइल चलाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेखन बहुत बड़ी बात नहीं है, संप्रेषण का माध्यम बहुत उत्तम होना चाहिए और संप्रेषण के माध्यम की हमको जानकारी होनी चाहिए, ये बड़ी बात है। क्योंकि लिखते तो बहुत सारे लोग हैं, जानते बहुत कुछ है बहुत सारे लोग, लेकिन हम अपनी उस पीढ़ी तक वो चीजें नहीं पहुंचा पा रहे। किसके कारण? क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है, हमको उस माध्यम का ज्ञान नहीं है। और इसके लिए सच में आपकी भूरी भूरी और कोटि कोटि प्रशंसा करती हूँ कि आपने सबसे जो महनीय बात है वो सीखी है कि आपको टेक्नोलॉजी और उसके विभिन्न जो टूल्स हैं उनका उपयोग करना आता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उपयोग करना बहुत आसान है। आज की हम बात करें तो प्लीज डोंट टेक इट अदरवाइज, ये एक संदेश भी है कि जो नवयुवक पीढ़ी है वो अपने बुजुर्गों को बहुत जगह बेवकूफ बना रही है। सॉरी भाई साहब, पर यहाँ बात रख रही हूँ चूंकि बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे। उन्हें पता है कि मेरे दादा मेरी दादी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स नहीं कर पाते हैं, ऑनलाइन बहुत सारे मैसेज नहीं पढ़ पाते हैं। जब उनकी दादी नानी XYZ और भी बहुत सारे रिलेशंस हो सकते हैं, जब वो उनसे सहायता मांगते हैं तो अगर उनके प्रति बच्चों का सहृदय प्रेम होता है, सहृदय समर्पण होता है, तो वो ईमानदारी से काम करते हैं। अन्यथा पता चलता है कि 5,000 रुपए उनने निकाले और 50,000 रुपए उनने अपने खाते में ट्रांसफर कर लिए। तो ये एक बहुत बड़ी विसंगति है। और सच में ये किस कारण से है? क्योंकि दे डोंट नो अबाउट टेक्नोलॉजी। तो यहाँ मैं आपके माध्यम से भी एक संदेश देना चाहूंगी आज के लाइव के माध्यम से कि बाकी सब चीजों में आप जो है ठीक है, पर कोशिश कीजिए कि अपने आसपास जिसको भी टेक्नोलॉजी आती हो उससे बहुत सारी चीजें सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ये सीखना बचपन से और 55 और अगली एक कड़ी जोड़ती हूँ, मृत्यु से पहले तक सीखने की सतत प्रक्रिया है। बहुत सारे हमारे ऐसे साइकोलॉजिस्ट हुए जिन्होंने कहा कि जीवन निरंतर सीखने की प्रक्रिया है मरते दम तक। और निसंदेह ये बात कल भी सार्थक थी, आज भी और भविष्य में भी रहेगी कि हम अगर वर्तमान से, मतलब पाश्चात्य से लेके वर्तमान में जो चीजें चल रही हैं, हम मानते हैं कि सारे लोग अभ्यस्त नहीं हो पाते उतना, पर फिर भी पूरा प्रयास करना चाहिए कि कोई हमको बेवकूफ ना बनाए, कोई हमारे साथ इनजस्टिस ना करे। हमें बाकी सारी चीजें छोड़कर सिर्फ उसको सीखने का प्रयास करना चाहिए कि जो हम दूसरों पर डिपेंडेंसी है, हमारी डिपेंडेंसी को छोड़कर हम खुद डिपेंड बने। ये आपके माध्यम से मैं संदेश देना चाहती हूँ, क्योंकि सच में मैं इस बात के लिए आपकी मुरीद हूँ और बार बार आभार भी ज्ञापित करती हूँ इसके लिए कि आप सच में वो कार्य कर रहे हैं जो सब लोगों को करना चाहिए। और यहाँ इसी टेक्नोलॉजी के बारे में मैं आपसे अगला प्रश्न और रखती हूँ कि वर्तमान में जैसे एक सेकेंड, ये क्या नेट भी मुझे ही देखना पड़ रहा है।
जी कि आप राष्ट्रभाषा आपसे फिर से एक प्रश्न रखना चाहूंगी कि आप राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार की दिशा में निरंतर बहुत सक्रिय रहे हैं। हम बात करें तो क्या वर्तमान केंद्रीय सरकार इससे आप कुछ उम्मीद रखते हैं कि वह हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करेगी, या ऐसी कोई गतिविधियां हैं जिनसे आपको ऐसा लगता हो कि ये कार्य हमारा संभव हो सकता है? जी, ये बड़ी बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये थोड़ी-सी ये लंबी है, मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। हमारा भारत विभिन्न भाषाओं का एक देश है। आप पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण जहाँ भी जाएँ, आपको भाषाओं में भिन्नता पाई जाती है। ख़ास तौर पर हम दक्षिण की बात करें, तो वहाँ की भाषाएँ संस्कृतनिष्ठ होने के कारण और थोड़ा परिवर्तन होने के कारण हमें बहुत कम समझ में, या तो समझ में नहीं आती या कुछ ही शब्द समझ में आते हैं। तो जब क्षेत्रीयता के कारण कोई भी भाषा है, वो जो बोलता है अपने घर में, वो चाहता है कि हम इसमें ही बोलें या हमको इसमें ही लिखना पड़े। यदि अंग्रेजी की बात करें, हम आंग्ल भाषा की बात करें, तो पूरे भारत की स्थिति ये है, जहाँ पढ़ाई नहीं जाती, वो अंग्रेजी का एक पेज नहीं पढ़ सकता, वो कुछ नहीं, तो कितनी परेशानी होती है। इसी तरह से तमिलनाडु वाले यदि हिंदी में उन्हें कोई पेज दे दिया जाए, तो वो उतनी ही परेशानी करेंगे, जितनी हम इंग्लिश नहीं आती, इंग्लिश का पेज सामने आ जाता है। तो ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। राष्ट्रभाषा की रास्ते में सबसे बड़ा अड़ंगा यही है कि हम क्षेत्रीय भाषा को अपने साथ में रखना चाहते हैं, हम आगे नहीं बढ़ना चाहते। हम बात करें हिंदी भाषा की, यदि टोटल हम पूरे भारतवर्ष की भाषा की बात करें, तो और पूरे भारत के लोगों की बात करें, तो हिंदी ही एक ऐसी संपर्क भाषा है जिसको तमिल, तेलुगु, मलयालम, कोई भी भाषी हो, बंगला हो या कोई भी गुजराती हो, कश्मीरी हो, हर आदमी उसको समझ ही लेता है। तो इसमें राष्ट्रभाषा की क्या बात आ रही है? हमारे पास केवल एक स्टाम्प, राष्ट्रपति का स्टाम्प लगना है कि ये राष्ट्रभाषा है। और हम जितने भी प्रोपेगेंडा हम खड़े करते हैं, अभी फिर से दक्षिण में राष्ट्रभाषा को लेके हुआ, हमें ज़रूरत नहीं है। हम यदि उसमें ही खुद ही हम आगे आके काम करने लगे, सरकार खुद ही ऐसा कुछ काम करने लगे, हिंदी में काम करने लगे। एक तो जो मीडिया है, वो मीडिया सबसे ज़्यादा है, ज़रा कुछ हुआ, छींका किसी ने और बस उसका विरोध शुरू हो जाता है मीडिया के कारण। हम धरातल पर ये काम नहीं कर रहे हिंदी के प्रचार-प्रसार की। अब आप देखिए, इंजीनियरिंग ये हो, डॉक्टरी हो, सब हिंदी में पढ़ाई जा रही हैं। तो जहाँ तक जब हम बोल ही रहे हैं, तो इसको कहाँ है? पूरे विश्व में हिंदी की बात आती है। पूरे विश्व के लोग हिंदी सीख रहे हैं, क्योंकि उन्हें यहाँ व्यापार करना है भारत में। तो हिंदी भाषा इतनी कमज़ोर भाषा नहीं है, केवल स्टाम्प की बात करें। और यदि स्टाम्प की बात करते हैं, तो हम यहाँ पर एक बात और बताना चाहेंगे। मुझे बार-बार मेरा मन कचोटता है, फिर वही बात आता हूँ कि मैं लोकतंत्र देश का मैं एक नागरिक हूँ, मुझे मौलिक अभिव्यक्ति है। मुझे सबसे ज़्यादा अ वो मेरे को अपेक्षा थी, जब पहली बार हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब सत्ता में आए थे। सभी जानते हैं कि वो एक कवि है, उनके संग्रह भी हैं, कविता संग्रह 51 कविताएँ, एक और है वो ग्वालियर में उन्होंने पत्रकारिता भी की है, और एक बहुत अच्छे हिंदी निष्ठ एक शख्सियत थे, और उनके वक्तव्य को तो पूरा विश्व उनकी सराहना करता है। तो मुझे ये लग रहा था कि जिनके दिलो-दिमाग में हिंदी बसी है, उनके शासन काल में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा मिल जाएगा। लेकिन दुःख इस बात का है कि उनके शासन काल में ये हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिल पाया, और उसका भी कारण वो खुद कई बार उन्होंने अपने वक्तव्य में बोला कि यदि मैं अभी अल्पमत में हूँ, मैं बहुमत में होता तो कर देता। शायद हिंदी के लिए भी यही एक बात रही होगी, उन्हें साउथ का समर्थन चाहिए होगा या पूर्व का समर्थन चाहिए था, या वो इसमें करते तो हो सकता पास नहीं होती, उनकी सरकार गिर जाती। तो कुल मिला के सरकार का गिरना उन्हें मंजूर था, लेकिन राष्ट्रभाषा बनाना उन्हें मंजूर नहीं था। और आज की बात करें, आज यदि मोदी जी बहुमत में हैं, तो मोदी जी भी चाहें, मोदी का शासन भी चाहे, तो वो उसको संवैधानिक रूप से राजभाषा, राष्ट्रभाषा घोषित कर सकता है। अन्यथा आज से 20 साल बाद
जिस तरह से आज मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी को बोल रहा हूँ, मेरी आगे आने वाली पीढ़ी भी मोदी जी को भी यही बोलेगी कि उन्होंने राष्ट्रभाषा या राजभाषा हिंदी को नहीं बनाया और ना ही काम किया। वो कुछ भी, हर जो राजनेता होता है बहुत अच्छे वक्तव्य देता है, बहुत अच्छे तोड़ देता है, बहुत अच्छे आपके व्याख्यान दे देगा, आपकी बोलती बंद कर देगा, लेकिन बात केवल इतनी है क्या वो राजभाषा बनी या नहीं बनी, इसका हाँ या ना में उत्तर वो नहीं दे पाएंगे। तो ये कहने का मेरा मतलब है। और जहां तक बात कर रहे हैं आप पैरोकार की, केंद्र की राजनेताओं की बात कर रहे हैं, तो हर नेता आप देखिए, आप कहाँ किन लोगों की बात करें, ऐसा कौन सा नेता है जिसके लड़कों ने अंग्रेजी स्कूल में बच्चों को अपने नहीं पढ़ाया होगा, बताएंगे? हर एक जितने भी कॉन्वेंट स्कूल में सबके या अंग्रेजी वाले माध्यम में पढ़ रहे हैं। ऐसा कोई नेता का लड़का बता दो जिसको अंग्रेजी ना आती हो, वो हिंदी में ही बात करता। तो इस तरह की बातें ये पता नहीं है। आप ये जो प्रश्न है ना, अपने आप में खुद ही मन को कचोटता है। ये प्रश्न ही नहीं है ये। इस तरह से मुझे तो ये लग रहा है कि हमें, यदि हमारे जेहन में एक बात आ जाए कि हमें हिंदी सीखना है, साउथ वाले सोच लें कि हम दिल्ली जाएंगे तो हिंदी कैसे समझेंगे। उन्हें स्वस्फूर्त भाव से ये उन्हें करना होगा हिंदी को आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि राष्ट्र की एक ही भाषा हो सकती है, जबकि त्रिभाषा फार्मूला वैसे ही है। आपके लोकल भाषा जानी जाती है, एक आपकी स्टेट की भाषा जानी जाती है, और एक देश की ऑप्शनल भाषा, एक हिंदी भाषा, त्रिभाषा चल रहा है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है? तो ये सब बातें बस एक बात और याद आ गई हमको कि जहां तक हमारे दृढ़ इच्छा शक्ति की बात होती है, हम चीनी भाषा की बात करेंगे। चीनी भाषा में देखिए जरा कितना बड़ा था, जो चीनी लैंग्वेज थी, मंगोलियन जो भी है उधर, तो उसमें पहले पीकिंग लिखा जाता था, पीकिंग, चीन की राजधानी पीकिंग, और वो हो गया बीजिंग। अब आप बात करें कि जो स्क्रिप्ट है वो पीकिंग ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन बीजिंग हो गया है। अब बताइए जरा कि वहां की इच्छा, उन्होंने बोले नहीं, आज को पी की जगह बी पढ़ना होगा आपको, है ना। ये मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और बताइए वो बीजिंग हो गया और पूरी स्क्रिप्ट बदल गई उधर की, वो यानी पूरी प्रोनाउंसिएशन बदल गया। तो ये सरकार ने सब किया ना। तो हमारी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति वो कमजोर है, खास तौर पर हमारे प्रशासनिक अधिकारियों और प्रशासनिक हमारे जो राजनेता हैं उनकी बात है। हम अपनी बात रख सकते हैं, हमारा अधिकार है, हम बोल सकते हैं, ये नेताओं की बात है बहन जी। और 9:20 कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। तो आपको क्या लगता है कि हम भविष्य में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने में हम सारे लोग सफल होंगे कि ये राजनीतिक स्टंट बन के रह जाएगी? वर्तमान परिवेश को देखते हुए क्या लगता है? कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है ये राजभाषा घोषित हो या ना हो। आजकल जो है इंटरनेशनल लेवल की, आप वसुधैव कुटुंबकम, ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं हम। अब हम सारी, मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ कि आप क्षेत्रीय भाषा को छोड़िए, वो इंग्लिश बोलते हैं, ये इंग्लिश भाषा होना चाहिए। तो हमें फर्क क्या पड़ने वाला, हम हिंदी में रहेंगे, हम हिंदी में पढ़ेंगे। यानी राजभाषा बने या ना बने, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, चाहे वो गुजरात हो, राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, चाहे यहाँ के लोग तो हिंदी ही बोलेंगे और हिंदी में ही पढ़ेंगे। तो फर्क क्या पड़ने वाला है? अब बेमानी टाइप के हो गए ये राष्ट्रभाषा का प्रश्न, क्योंकि राजनेताओं की इसमें कहीं ना कहीं वो स्वार्थ है, वो साउथ वाले लोगों की वोट चाहते। इस बात से तो भाई साहब मैं सहमत हूँ कि राजनेता और मतलब रसूखदार लोग कितना भी अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम में पढ़ा ले, लेकिन गाली आज भी वो हिंदी में ही देते हैं। सॉरी। मतलब जब कोई बात वैसी होती है ना जो सच में सबको विदित करवानी हो, तो वो आज भी ना इंग्लिश में नहीं दी जाती। बोलते रहो बास्टर्ड और बोलते रहो XYZ एनीथिंग, जब वो हिंदी में बोली जाती है ना तभी वो मायने रखती है। तो हिंदी का तो दबदबा, चाहे सरकार माने या नहीं माने, वो घोषित करे या नहीं करे, वो तो रहेगा, है और रहेगा। हिंदी का दबदबा रहेगा। मुश्किल 10 मिनट और लेते हैं। वर्तमान में जो साहित्य रचा जा रहा है उससे आप कितना आशान्वित हैं या आप उसका कितना समर्थन करते हैं? क्या लगता है कि वो
ठीक है। चलिए, मैं एक उदाहरण से अपनी बात करता हूँ। हर लोग सबने नाम सुना होगा, हंस पत्रिका का नाम सुना होगा। हंस पत्रिका के एक संपादक हुआ करते थे, काशीनाथ सिंह जी, बनारस के। प्रणाम करता हूँ सर। अग्रज डॉक्टर रत्नेश्वर जी, आपको प्रणाम करता हूँ। जी, वो नामवर सिंह के भाई हुए काशीनाथ सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, नामवर सिंह जी के बड़े भाई हैं। हाँ, मैं उनकी ही बात करना चाह रहा था। मैं उनकी बात करना चाह रहा, वो उनसे मेरे व्यक्तिगत रूप से 2 बार मेरे जबलपुर में उनसे मेरा उनकी बहुत साक्षात- महत्वपूर्ण पुस्तक है काशी का अस्थि। हाँ, पढ़े काशी, होंगे। हाँ हाँ हाँ, वो अस्सी घाट भी है उनका। हाँ, 80 घाट इनका। हंस में एक आर्टिकल था, उस 80 घाट की जो भाषा शैली के ऊपर हमारे जबलपुर में काफी आंदोलन हुआ था, और मैं भी उस आंदोलन में मैं शरीक हुआ था। तो मैं वही बात में उदाहरण के रूप में मैं वहीं से शुरू करता हूँ बात में। वो हंस में छपी वो से कहानी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं 2 बार उनसे मेरा व्यक्तिगत परिचय हुआ जबलपुर में। उनसे 2 बार बात हुई, लेकिन एक बार हम लोगों का एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमने कार्यक्रम के बाद उन्हें हमने अपने कमरे में हमने एक स्थान पर बुलाया उन्हें। उन चर्चा के दौरान मैं बात वहीं जाऊंगा, मैं हिंदी की सरोकार की बात करूंगा मैं। तो उन्होंने जब ये 80 घाट वाली जो एक रचना लिखी थी, इसमें 2-3 प्रश्न मेरे को सब लोगों ने सारे बातें कर ली। आखिरी में मेरे से संचालक महोदय ने कहा कि किसले जी, आप कुछ काशीनाथ सिंह जी से पूछना चाहेंगे? तो हाँ, मैं उनसे 3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। पहला प्रश्न मैंने उनसे पूछा, मैंने बोला, डॉक्टर साहब ये बताएं कि साहित्य में अश्लीलता कितने % या उसकी क्या सीमा होना चाहिए? कोई सीमा होना चाहिए? तो उन्होंने बोला, नहीं, ये तो केवल वो पात्र के ऊपर निर्भर करता है। पात्र किस तरह का है, पात्र क्या है? पात्र पुलिस वाला है, जैसा 80 घाट में पात्र था, वो गाली गलौज करता है। खूब गाली खूब अमर्यादित भाषा का प्रयोग। बोलिए। हाँ, अमर्यादित भाषा। तो क्या हुआ? तो उन्होंने बोला, नहीं, वो पात्र जैसा होगा वैसी भाषा बोलेगा। तो हमने कहा, सर, और सर, वह अमर्यादित इसलिए उस तरह की नहीं है, जैसे धूमिल ने अगर ये लिख दिया कि अब तो ये आवाज संसद में गूंजी है लोकतंत्र बच्चों के हाथ की, अब उस वहां पर जो शब्द प्रयोग किया गया है वह बहुत अमर्यादित नहीं लगता है, क्योंकि बच्चा शब्द जोड़ा हुआ है। बच्चा शब्द बच्चा शब्द जोड़ा हुआ है, तो वो इतनी अश्लीलता के अंतर्गत नहीं आएगी जिसका जवाब काशीनाथ सिंह देते हैं। बड़े बड़े लोगों के साथ ये बड़ी दुविधा है ना सर। बिल्कुल सर, मैं उसी बात को कर रहा हूँ। जब मैंने बोला उनसे कि सर, जो पात्र है, जो अश्लीलता वाले पात्र, वो आप ही तो क्रिएट करते हैं भाई। आप पात्र से आप ना बुलवाए तो वो नहीं बोलेगा। फिर वो कुछ नहीं बोले, नहीं, ये तो बाजार की और जो लिखवाते हैं, ये उनके अनुसार मुझे लिखना पड़ता है, जो मांग रहती है, मांग के ऊपर मेरे को लिखना पड़ता है। ऐसी लेखन की, ऐसे साहित्य की मांग है, या कोई लिखवाते हैं। फिर मैंने तीसरा प्रश्न, लास्ट प्रश्न मैंने ये किया, मैंने कहा, अच्छा ये बताइए, आपकी अकाउंटेबिलिटी क्या है, आपका उत्तरदायित्व क्या है साहित्यकार के नाते? तो वो उसमें मौन हो गए। और जो आपने बात करी, वो जो कार्यक्रम चल रहा था हमारे यहाँ जबलपुर की रानी दुर्गावती संग्रहालय कला वीथिका में, उनके संभाषण में बहुत सारे अश्लील शब्द और गालियां आई। तो मेरे सामने मेरे मित्र बैठे हुए थे, उसके सामने एक महिला और उसकी लड़की बैठी हुई थी। तो जो उन्होंने गाली के रूप में जो शब्द उपयोग किया, तो वो अपनी माँ से पूछता कि इसका अर्थ क्या होता है। हम लोग बिल्कुल मौन हो गए कि बताइए कि काशीनाथ सिंह जी जैसे लोग, और वहां के जो बड़े बड़े साहित्यकार थे, वहां जो सामने श्रोता के रूप में बैठे, वो तालियां बजा रहे उनकी बात में। यानी देखिए जरा स्तर क्या हो गया है लोगों के साहित्य का और लोगों का वो करने। तो आज बहन जी शकुंतला जी, ये बात मैं यही बताना, मेरी बात यही है कि मैं जिस मोबाइल से हुआ, लेकिन अमित का 3 मिस्ड कॉल था और लगातार आ रहा था। फिर मैंने ऑफ करके अपने सुना, कहा कि मैं दूसरे नंबर पर आपको सर से जो बात हुई प्रश्न भेज रहा हूँ। कुछ प्रश्न मैंने किया है कमेंट के रूप में, उसमें ही एक प्रश्न राष्ट्रभाषा पर है जो बात है। एक प्रश्न जो था वह था कि जो व्याकरण
और जो जिसकी आपने चर्चा की, और निःशुल्क विद्यार्थी संपर्क कर सकते हैं या जो नए लोग हैं वो संपर्क कर सकते हैं। एक प्रश्न था कि नवोदित रचनाकारों किस रूप में आप शिक्षित और प्रशिक्षित करते हैं, और चूंकि आपने कई तरह के प्रश्न, लेकिन चूंकि अब समय इजाजत नहीं दे रहा है, लेकिन इतना बढ़िया सार्थक हमारी संस्थापिका ने, मैं दो बार हुआ बैक स्टेज पर आया उसके फोन से ही, लेकिन मैं देखा कि तो कमान, तो बहुआयामी व्यक्तित्व है इनका, और ये संभाल ले रही थी, तो मैं पुनः आ गया श्रोताओं के बीच, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं सुन भी नहीं पाऊं, जुड़ भी नहीं पाऊं, तो समय तो अधिक हो गया। सिर्फ इतना एक चीज है, अगर अभी उनका प्रश्न हो उसके बाद मैं करूंगा। मैं चाहूंगा कि हमारे पटल की संस्थापिका अपनी बात समाप्त कर ले, उसके बाद अगर समय इजाजत देगा तो एक दो बात आप एक मैंने आभार व्यक्त करने के भाई साहब आप पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, क्योंकि हम वो भी सुनना चाहेंगे। हमारे प्रश्न में वो भी शामिल था कि आप वर्तमान में नवांकुरों को किस तरह से देखते हैं और उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं। इसके बाद एक प्रश्न और है, बस इसी के बाद हम विदा लेंगे। जी, बिल्कुल सही बात है। मैं व्याकरण, छंद और भाषाई रूप से मैं लोगों को, स्थानीय लोगों को तो समझा देता हूँ, लेकिन मैं बाहर वाले लोगों को इंटरनेशनल लेवल पर मैं बताना चाहता हूँ कि मुझको हार्ड कॉपी की कोई जरूरत नहीं है। आपकी यदि कोई पुस्तक है, आप उसको सॉफ्ट में ई बुक मेरे पास भेज दें, या आपका कोई प्रश्न है वो आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिए और मेरे को थोड़ा सा वक्त दे दीजिए, या फिर लेट नाइट 9 बजे के बाद आप मेरे को कॉल करके आप कॉपी पेन ले लें, या कोई जो भी प्रश्न पूछना चाहें वो मेरे को बता दें। तो उसमें से बहुत सारी चीजें तो ऐसी रहती हैं कि आप वहां के अपने बाजार से पुस्तकें खरीद सकते हैं, या आप लिख सकते हैं, या नेट पर जा सकते हैं। तो और क्योंकि ये जो छंद वगैरह हैं, व्याकरण वगैरह है, बहुत क्लिष्ट चीज है, तो हम क्लिष्टता में जाएंगे तो हम उनसे दूर भागने लगेंगे, छंद पे जाएंगे तो हम दूर भागने लगेंगे। इन चीजों को पहले अपने दिलो दिमाग से गिरा दें, हटा दें कि हमको व्याकरण सीखना है, हमको छंद सीखना है, सबसे पहले हमको भाषा सीखना है, सबसे पहले हमको कविता सीखना है। कोई छंद नहीं। आपने जो 26 अक्षर लिखे हैं, बस ध्यान रखिए क्या आप उसको एक ही तरह से गा सकते हैं क्या। इसके बाद में जब आप गाने लगेंगे, लिखने लगेंगे, तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ने लगेंगे। और यहाँ आपको कोई परेशानी आती है, हम बोले आप एक गद्य में आर्टिकल लिख के भेजिए, वो और बोलिए कि हमने एक कविता लिखी है, हम उसको कविता बनाने का आइडिया बता देंगे और वो कविता आपकी बन जाएगी। सर ये है। और मैं कभी आखिरी एक सेंटेंस है मेरा कि मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि साहित्य के नाम पर मेरा दोहन कीजिए। अग्रज डॉक्टर साहब, मैं बोलना चाहूँ साहित्य के नाम पर मेरा दोहन, मैं दोहित होने के लिए तैयार हूं मैं। दरअसल बात यह है कि ये पुष्टि ये करता है कि आपने तो जिन लोगों का नाम लिया, मैं अगर और मैडम का अगर और कोई प्रश्न हो तो, क्योंकि कई तरह की बातें आती हैं, क्योंकि एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि साहित्यकारों के बीच जो आजकल जो साहित्य की राजनीति हो रही, यानी जो खेमाबंदी हो रहा है, यह भी प्रश्न जो है हमारे व्हाट्सएप पर आया कि वो खेमाबंदी हो रही है, क्योंकि कुछ लोग अपना एक मानक तैयार कर लिए हैं कि ऐसे लोगों को ही हम अपने समूह के साथ, ऐसे लोगों को हम जोड़े, और कुछ लोग ऐसे हैं जो स्वतंत्र, ठीक वैसे ही जैसे विचारधारा के प्रति प्रतिबद्ध और रचनाधर्मिता के प्रति। तो ये एक प्रश्न था, तो लेकिन समय है, समय इजाजत दे तब, और नहीं तो इतना बढ़िया विमर्श हुआ आपका। और शकुंतला जी कुछ कहना चाह रही हैं सर। नहीं, यही मैं कहना चाह रही थी कि साहित्य में आज की खेमेबाजी को आप किस तरह से देखते हैं, चाहे मंच की बात करें, चाहे लेखन की बात करें, चाहे व्याख्यान की बात करें, मतलब हम किसी भी साहित्य की किसी भी विधा की बात करें, आज की तारीख में, मतलब वर्तमान समय में आप खेमेबाजी को किस रूप में देखते हैं? क्या ये खेमेबाजी होनी चाहिए? क्या ये उचित है?
क्या ये हमको हतोत्साहित नहीं करती? ये देखिए प्रश्न ये मैंने पटल पर मठाधीश भी कमेंट में लिख दिया था। हाँ 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 मठाधीश बनने की हर एक आदमी की रुचि रहती है। हर हर शहर में हर जगह एक मठाधीश बन जाता है। वो 2-4-6 चमचे या 2-4 छोटे अपने अनुज या कनिष्ठ साहित्यकारों को रख लेता है और अपना एक खेमा बना लेता है। वो केवल मठाधीश बनना चाहता है। और जैसे आजकल जो संसद में चली ना कि हम 5 हमारे सांसद हो जाएंगे तो हमारी बात मानी जाएगी। इसी तरह से जो छोटी-छोटी सी जो संस्थाएँ हैं जो बनाते हैं और यही खेमा है। और जहाँ तक अग्रज डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी ने बोला कि विचारधारा, तो हम यहाँ नाम नहीं लेना चाहेंगे। किसी विचारधारा की यदि 5 वरिष्ठ लोग हैं और वो एक 5 स्टार होटल में जाके एक ऐसे रचना या मंच के सामने बैठ जाते हैं, छठवां आदमी केवल वो फोटोग्राफर रहता है बस। और उसके बावजूद भी उनकी विज्ञप्ति पूरे भारत में बड़े अच्छे ढंग से छपती है। उनकी विचारधारा, उनका नेटवर्क इतना ज्यादा स्ट्रांग रहता है कि ऐसा लगता है बहुत बड़ा कार्यक्रम है। तो ये विचारधारा से अपनी अपनी मठाधीश बनने के विचार से अपना वर्चस्व स्थापित करने की विधा है। और साहित्य साहित्य होता है। आप कितने बड़े आपकी साहित्य हो, लेकिन आपके शब्द नहीं है, शब्द सामर्थ्य नहीं है, आपकी शब्दों में यदि शक्ति नहीं है तो आपका लेखन कोई मतलब नहीं। केवल आपके वो चटोरे लोग हैं, जो आपके अनुयायी हैं, जो आपके चरण वंदना करने वाले लोग हैं, वो प्रशंसा करेंगे। बाकी लोग उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। सर बस इतनी सी बात है। क्षमाबंदी से ये अच्छा भाई साहब, मतलब है कि एक लेफ्ट बात और विंग कहना और चाहेंगे। राइट विंग अभी जो है लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट का जो है ये, जैसे मान लीजिए कि प्रेमचंद की पूरी जो माने रचना संसार है, तो प्रेमाश्रम में लेफ्ट दो पात्रों के बीच की जो वार्ता है उस पर प्रेमचंद ने अपने मित्र दया नारायण निगम को लिखा कि मैं तो लगभग बोल्शेविक उसूलों का कायम हो चुका। दया नारायण निगम को उन्होंने लिखा कि मैं तो लगभग इस एक वाक्य को जनवादी लेखक संघ चाहे वो प्रगतिवादी लेखक संघ, माने इन लोगों ने इतना भुनाया, दुकान खोल लिया, दुकान खोली। दुकान खोल लिए कि अब ये जो है प्रेमचंद का मंत्र दिखाई नहीं पड़ता, प्रेमचंद का बूढ़ी काकी नहीं दिखाई पड़ती, प्रेमचंद को नहीं दिखी। बड़े घर की बेटी नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो चूंकि हृदय परिवर्तन के आधार पर भी रचनाएं और कविताएं और कहानियां, कविता तो नहीं लिखते थे, कहानियां लिखी हैं, उपन्यास भी लिखे हैं। तो लेकिन आप एक विचारधारा के साथ जोड़ दिए और पूरे विश्व के जागतिक संदर्भ में प्रेमचंद को आप लोग मान लिए कि ये जनवाद से लेफ्ट। और ठीक इसके विपरीत इसके दोनों ही अत्यंतिक कोटियों से, दोनों ही खेमों से परहेज करने की आज के लेखन की मेरी समझ से जरूरत है। मैं ऐसा मानता हूँ। बिल्कुल समय नहीं स्वतंत्र रूप इजाजत से दे रहा लिखना है। चाहिए। हाँ, इसलिए कि चूंकि मेरे पास प्रश्न और आपके बीच जो संवाद है वो आ गया था, लेकिन मैडम शकुंतला जी चूंकि कर रही थी, मैं 2 बार बैक स्टेज पर आया। और लेकिन चूंकि अभी देख रहे हैं कि 9:36-37 होने जा रहा है 8 बजे से, और फिर भी आपसे क्या उसमें आपकी रचनाओं से वाकिफ हूँ, आपके लेखन से वाकिफ, आपके मार्गदर्शन से वाकिफ। आप हमको कहते हैं अग्रज, मैं आपको कहता हूँ अग्रज। तो इसलिए अंग्रेज आप क्योंकि अंग्रेज। और मेरा वो बहुत आत्मीय और प्रियवर जो नहीं जुड़ पाया, मैं पहले भी एक बार संकेत दिया था कि गांव जब आ गए हो तो गांव से थोड़ा नेटवर्क की समस्या रह सकती। तो उन्होंने मैडम को भी भेज दिया था, बाद में बोला तीसरी बार कि जब मैडम को भेज दिए थे तब फिर तो हमारे पास बेटी के मोबाइल पर वो मंगवाया हमने। तो अभी बात मैंने कई बार आपको मैसेज किया, ध्यान नहीं दिया आपने, इसलिए कि हमारी सर इसमें संस्थापिका के दिखाई बारे नहीं में आपको भी पता है कि शिक्षिका तो हैं, विचारों में 2 ही चीज मौलिक होता है, एक तो प्रवाह हो, एक तो नम्यता हो, माने फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहते हैं, और एक जो है मौलिकता हो। तो जब वो पकड़ लेंगी, आप पत्रकारिता पर जब पकड़ लेंगी, आपने ओशो की चर्चा की तो आपको याद होगा, क्योंकि अगेय भारती जी का अक्सर उनके साथ जो हुआ उससे मैं वाकिफ। पथ के प्रदीप, क्रांति बीज आदि उनकी जो किताब तो नहीं लिखे हैं, उनके वचन, उनकी वाणी है।
तो पत्रकारों ने पूछा एक बार कि आप तो पूरी दुनिया में गए, हर दुनिया के लोगों ने आपको एक्सेप्ट नहीं किया, तो आपको सबसे अच्छा देश कौन लगा और सबसे बुरा देश कौन लगा? तो ओशो का ये जवाब था कि सबसे अच्छा देश है भारत। पूरी क्लैपिंग, ताली बज गई। कहा कि सबसे बुरा देश, तो कहे कि भारत। क्यों? कहा कि ऐसा क्यों? अभी कहे कि सबसे अच्छा देश भारत, सबसे बुरा देश भारत, तो कहे कि इसलिए कि यहाँ तुम भी हो, यहाँ मैं भी। ये जवाब होता बात है अधूरी बड़े रही। आदमी का। हाँ, इसलिए कि यहाँ तुम भी हो, बात यहाँ मेरे मैं भी हूँ। जी तो बहुत बढ़िया आपका, चलो खास तौर से आपने जिन जिन लोगों का नाम लिया कि जिनकी कर्म भूमि रही है, और ये जी जी इसके लिए बहुत सार्थक संवाद रहा। और मैं कई बार आपको कमेंट किया कि आप एक अपनी रचना, दोहा हो चाहे आप तो आजकल गजल भी लिखते हैं, वो एक रचना से कम श्रोता जो हमारे हैं वो दो एक रचना जरूर आपको सुनना चाहते। और समय तो जिनके अधिकार क्षेत्र में है वो सामने है, नहीं सर, उनका ये अपन एक असर, ये इंटरव्यू जो साक्षात्कार था, बिल्कुल साक्षात्कार ना होके एक एक सार्व बहुमुखी वार्ता हो गई है मेरे वार्ता बारे हो में गई कुछ और अपना। अच्छा लगा, हाँ अच्छा लगा, हाँ, अच्छा लगा। तो कभी 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 एकाग्र होके अपने, मेरा जो रचना संसार है और जो मेरा व्यक्तिगत है और जो मेरे सरोकार है उस पर हम अलग से, और अपनी जो रचना धर्मिकता पे अपन अलग से एक बार बात करेंगे। आज हमने जबलपुर के बारे में, ओशो के बारे में, रचना धर्मिता के व्याकरण के बारे में, छंद के बारे में बहुत सारी, और साथ में जब आपको हमारे अग्रज आ एक गए। महत्वपूर्ण प्रश्न तो छूट गया आपका, वो वीडियो मैंने आचार्य बनने के बाद, आपको पता है कई बार आपने ओशो की चर्चा की। पहले उनको आचार्य रजनीश कहा गया, फिर उनको जी जी भगवान रजनीश कहा गया, जी फिर भगवत्ता को उपलब्ध ओशो माने जैपनीज जो शब्द है ओशियन, कि हाँ समुद्र के बीच जी तैरता हुआ, तो फिर ओशो कहा जी गया। तो आचार्य, भगवान और ओशो, इन तीनों के जी बीच तो आचार्य तो आप हो गए, और साहित्य साधना के रूप में फिर भगवान होना बाकी है और फिर ओशो होना बाकी है। नहीं 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 नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ। मैं उन्हीं की बात में करना चाह रहा हूँ। ना, चलिए, इतना ये बढ़िया तो वीडियो हम शेयर किए थे आप आचार्य जिस समय, वो वीडियो जो हमारे पास है अभी, उसको मैंने सेव कर लिया है। तो उसमें आचार्य आचार्य कहीं थोपा हुआ नहीं है, और न तो कोई ऐसा लगता है कि वो कोई तथाकथित आचार्यत्व की बात उसमें गंध आती है। वो मूल रूप से है, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि मैं सिर्फ बोलते रहा हूं अपने पूरे अध्यापन जीवन, लिखने की प्रेरणा, मैं जितना मेरा आदरणीय, वीडियो था, आपने कहा हम कि आप इसको लिख दीजिए। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम ऑफलाइन हो जाए, फिर तीनों बात करते हैं। है? ना, ऑफलाइन कर अच्छा, दे, फिर हम व्यक्तिगत बात करते हैं 10 मिनट। हाँ, ना ठीक है, तो वो तो नमस्कार करता हूँ। चलिए, आज यहाँ आज बहुत बढ़िया साक्षात्कार के रूप में हमने जबलपुर और जबलपुर की महान शख्सियत आचार्य विजय तिवारी किसले जी के बारे में हमने बहुत कुछ जाना, उनके विचार जाने, और निसंदेह बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है कि हमने ऐसी बहुत सारी बातों को और विषयों को जाना और उनके विचारों से हम जुड़े। इसके लिए मैं यहाँ उपस्थित सभी साहित्यकारों का बीच में नाम नहीं ले पाई, जो जुड़े, उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, और उन सबका सभी बहुत लोगों बहुत का आभार स्वागत भी मैं ज्ञापित कर करती चुका हूँ। हूँ। जितने लोग जुड़े, नाम लेकर सभी को कमेंट से मैंने स्वागत कर दिया है, और मेरी आदत है कि मैं करता हूँ। उन सबका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करती हूँ। और हमारे बीच में परम आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी, जो कि पटल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, और बहुत महान शख्सियत आचार्य विजय तिवारी किसले जी हमारे बीच में जुड़े हैं। और उन सबको
आप दोनों ही महानुभावों को बारंबार प्रणाम करते हुए, चूंकि समय बहुत हो गया है इसलिए इस लाइव को आज यहीं विराम देते हैं और पुनः दोबारा दोनों ही शख्सियतों से मिलते हैं। इसी के साथ पटल के इस तरफ और पटल के उस तरफ उपस्थित सभी महानुभावों को बारंबार राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, और इसी के साथ बहुत बहुत आभार ज्ञापित करते हुए इस लाइव को यहीं विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार। जय गुरुदेव, जय। वंदे मातरम। मातरम। मातरम, वंदे मातरम।